नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। बेटा आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 10.4 में और यहाँ से स्टार्ट होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। जैसा कि 10.3 में ना मैंने आपको बताया था बेटा कि प्रोडक्ट जो होता है वेक्टर में वो दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट एंड उसके रूल्स एंड जितने भी नियम होते हैं उसके वो आप ऑलरेडी एक्सरसाइज 10.3 में पढ़ चुके हो। आज हम बात करेंगे बेटा एक्सरसाइज 10.4 जिसमें आप सीखने वाले हो क्रॉस प्रोडक्ट एंड उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो मैंने पिछले 15 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके अंदर जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी रूल्स को इकट्ठा कर लिया है ताकि आप ना केवल एनसीईआरटी करो, साथ में अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस भी आप साथ साथ कर रहे हो तो आप उन क्वेश्चनों को भी इजीली कर पाओगे, क्योंकि सभी रूल मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। और मैं बिल्कुल जीरो से चलूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से चलूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट का बिल्कुल बेसिक जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेकर जितने भी नियम इकट्ठे हो सके वो सभी मैं आपके लिए लेकर आऊं बेटा। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 की। तो चलिए बच्चों यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 10.4 और सभी कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं बेटा जो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की ओर आते हैं बेटा कि क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कैसे करते हैं, और इसी पॉइंट से आपको डिफरेंस पता लगेगा कि डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले लिखिए बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का पहला रूल नंबर फर्स्ट हम इसे बोलेंगे बेटा नियम नंबर 1 कि आप ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करोगे कि ए क्रॉस बी यानी एक दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड होता है। बच्चों मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर है, एक ए है और बी है, और आपको इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। हमने एग्जांपल ले लिया बेटा कि आपके पास ए वेक्टर है जो कि इस फॉर्म में है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप मान लीजिए ये आपके पास एक वेक्टर है। वहीं बी वेक्टर है वो आपके पास है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। ये आपके पास दो वेक्टर है बेटा, और आपको फाइंड करना है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों ये जो होता है वो डिटर्मिनेंट से फाइंड होता है, और डिटर्मिनेंट याद कीजिए आपने चैप्टर 4 में सीखा था जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाला यूनिट था। तो हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा, यहां लिखते हैं बच्चों आई कैप जे कैप और के कैप, और बाकी जो दो कॉलम है उसमें ये फिल हो जाता है जिसमें आएगा a1 b1 c1 या a2 b2 c2। और आप आई जे के को एक्सपेंड करना, डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड करना पहले सीख चुके हो। तो जैसे आप आई जे के को एक्सपेंड करोगे आपका आंसर जो आएगा वो क्रॉस में आ जाएगा। यहां पर आपको एक डिफरेंस समझना जरूरी है। जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालते थे ना बेटा, जब हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते थे ना, तो वहां पे जो आंसर आता है ना वो स्केलर फॉर्म में आता है। जी हां, वहां पे जो आंसर आएगा, जो डॉट प्रोडक्ट की बात करें, जब डॉट प्रोडक्ट आपने सीखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वहां पे आंसर ऐसा आता 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 0 आ गया, तो वो एक स्केलर फॉर्म में होता था। जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना बेटा स्केलर में आता आंसर, बट जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना बेटा तो इसका आंसर भी वेक्टर फॉर्म में ही आता है, क्योंकि आप जैसे एक्सपेंड करोगे, किसको एक्सपेंड करोगे, आई जे के, यानी आंसर आपका आई जे के फॉर्म में आएगा। इट मींस इसका आंसर आपके वेक्टर के फॉर्म में आएगा। और यही मेजर डिफरेंस है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है बेटा वो स्केलर फॉर्म में होता है, वो स्केलर कंपोनेंट के फॉर्म में होता है। बट क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आता है वो एक वेक्टर के फॉर्म में ही आता है, यानी क्रॉस करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा। ये डिफरेंस है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। और अधिकतर रियल लाइफ की बात करें, इस यूनिवर्स की बात करें, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत कम जगह पे किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहीं से 3 डायमेंशन की शुरुआत होती है एक्चुअल में, जो आप अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। यहां उस अगले चैप्टर में यही पढ़ोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे रूल्स पढ़ोगे नए नए। तो पहला नियम आपको बता दिया कि ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों के बीच क्रॉस करना है, तो आप डिटर्मिनेंट लिखकर आई जे के लिखोगे, और जो पहला वेक्टर होगा वो उसके कोफिशिएंट लिख दोगे, सेकंड वेक्टर के जो कोफिशिएंट होंगे वो लिख दोगे, और आई जे के को एक्सपेंड कर दोगे, तो आपका आंसर जो होगा वो आई जे के फॉर्म में ही आएगा। डिटर्मिनेंट आप सबको आता है। रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। चलिए अगर हम आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस थोड़ा सा समझ में आ गया हो बेटा, बाकी एक क्वेश्चन करोगे तभी आपको डिटेल समझ में आएगा। रूल नंबर 2 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल हम जानेंगे बेटा
कि अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर है और इनके बीच में अगर मुझे एंगल निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट से एंगल निकालना। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट से आपको याद होगा एंगल निकालना, कॉस थीटा, मैं आपको याद दिला देता हूं। अच्छा, हाथों हाथ ना हम एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का कॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस भी करते जाते हैं। डॉट प्रोडक्ट में जब आप एंगल निकालते थे ना, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे, cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे। जब cos थीटा आप सॉल्व करते थे ना, याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट में तो ये फॉर्मूला लगाते थे। बट इन क्रॉस प्रोडक्ट, जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल निकालना होता है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में जब एंगल निकालना होता है तो हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मूला होता है बेटा ए क्रॉस बी का डिटर्मिनेंट अपॉन में ए डिटर्मिनेंट और बी डिटर्मिनेंट यानी बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड निकालना आप सबको आता है, याद कीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड आपने पहले एक्सरसाइज से सीख लिया था शायद, पहले एक्सरसाइज या दूसरे एक्सरसाइज में, तीसरे एक्सरसाइज में मैग्नीट्यूड आप बहुत सारे क्वेश्चन में ऑलरेडी फाइंड करना सीख चुके हो। तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में एक और डिफरेंस है, डॉट प्रोडक्ट में जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो वहां पे हम cos थीटा का इस्तेमाल करते हैं, बट क्रॉस प्रोडक्ट में जब एंगल फाइंड करते हैं तो यहाँ पे sin थीटा का इस्तेमाल होता है, जिसका फॉर्मूला ये होगा। क्या आपको दो रूल समझ में आ गया बेटा? थर्ड रूल पे आए, दो रूल नोट कर लिया बच्चों। अब थर्ड रूल पे आते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको याद होगा जब डॉट प्रोडक्ट करते थे वहां पे क्वेश्चन होता था कि ए वेक्टर दूसरे पे परपेंडिकुलर होता था, याद होगा आपको, मैं आपको याद दिला देता हूं। रूल नंबर 3 की बात करते हैं बेटा, रूल नंबर 3 की बात करते हैं बेटा। रूल नंबर 3, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो, या हम इसे बोल सकते हैं कोलिनियर हो, क्योंकि पैरेलल को वेक्टर में कोलिनियर के फॉर्म में भी जाना जाता है। अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कोलिनियर हो, और एक क्वेश्चन में आपसे कई बार पूछा जाएगा कि ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल प्रूफ करो, ए वेक्टर बी वेक्टर कोलिनियर प्रूफ करो, तो उसमें आपको कुछ नई चीज नहीं करनी, आपको करना क्या है बेटा कि दोनों का क्रॉस निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप फाइंड करोगे तो आपका जीरो आंसर आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। अच्छा, जीरो नहीं लिखा मैंने, जीरो वेक्टर लिखा, क्यों? मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस में कभी भी स्केलर नहीं आता, जीरो नहीं आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। जीरो एंड जीरो वेक्टर में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। अगर आप जीरो लिखते हो तो इसका मतलब है जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये मतलब है। बट आप जीरो वेक्टर लिखते हो तो इसका मतलब है जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप, ये फर्क होता है बेटा। जीरो एक स्केलर वैल्यू है तो जीरो प्लस जीरो प्लस इसमें एक्सपेंड हो सकता है, बट जीरो वेक्टर एक इसमें स्केलर एंड मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो इसको जीरो वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। क्लियर हो गया बेटा? तो इन केस अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना पड़े कि दो वेक्टर पैरेलल है या दो वेक्टर कोलिनियर है, दो वेक्टर पैरेलल है या दो वेक्टर कोलिनियर है, अगर आपको ये प्रूफ करना है ना तो आपको करना क्या है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, आपका आंसर जीरो वेक्टर आएगा। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए या जीरो वेक्टर आ जाए तो वो उसे हम पैरेलल या कोलिनियर बोल सकते हैं। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में क्या था याद कीजिए कि एक वेक्टर जब दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता था तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था। याद आया बेटा? ये रूल याद आया कि एक वेक्टर जब दूसरे पे परपेंडिकुलर होता था तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था। बट यहाँ पे पैरेलल और कोलिनियर, अगर पैरेलल और कोलिनियर प्रूफ करना है तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ये डिफरेंस आपको समझना है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में। वहां पे परपेंडिकुलर होता था तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता था, यहाँ पैरेलल और कोलिनियर होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, ये जीरो वेक्टर होगा। तीन रूल समझ में आ गया बेटा? सबने नोट कर लिया बेटा? सबने नोट कर लिया? रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 पे आए बेटा। रूल नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है, रूल नंबर 4 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 4 की बात करते हैं, रूल नंबर 4 ले लेते हैं बेटा। मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो, दोनों वेक्टर सेम हो, दो वेक्टर सेम हो, तो क्या होगा? अगर दोनों वेक्टर सेम है और उनका आप क्रॉस कर रहे हो तो आपका आंसर जीरो वेक्टर आएगा। और आप एक कोई भी वेक्टर लेके प्रूफ कर सकते हो, कोई भी एक वेक्टर ले लो, 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k, दो वेक्टर सेम ले लो और आप डिटरमिनेंट निकाल के देखो, आपका जीरो वेक्टर आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर आएगा। तो अगर दो वेक्टर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं ना, बी के साथ भी यही कह सकते हैं कि भाई बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो तो भी आंसर हम क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर। अच्छा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल देते हैं, ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर, तो भी आप आंसर जीरो वेक्टर ही लिखोगे। बी वेक्टर क्रॉस माइनस बी वेक्टर हो तो भी आपका आंसर जीरो वेक्टर होगा। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? तो माइनस से कंफ्यूज मत होना। अच्छा, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपसे कई बार कहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट केवल 12th नहीं है, 12th के बाद जो कंपटीशन एग्जाम है उसको भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस बहुत वाइड होता है। वो थोड़ी पूछेंगे आप 11th में पढ़ के आए या 12th में पढ़ के आए,
उन्हें तो कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए ना। तो उस टाइप के एग्जाम में आपको ये चीजें काम आएगी। ए क्रॉस ए 0 होगा, बी क्रॉस बी 0 होगा, सी क्रॉस सी 0 होगा, ए माइनस ए भी 0 होगा, बी माइनस बी भी 0 होगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये बताता हूं। ए क्रॉस ए 0 और ए माइनस ए 0, दोनों केस में ऐसा क्यों है? यहां पर क्या होता है कि थीटा जो होता है ना वो 0 होती है, इन केस में थीटा 0 होता है। और आप जानते हो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए 0 होता है। बट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यहां थीटा जो होता है पाई होता है, या थीटा जो होता है पाई, 180 वाला पाई, तो पाई होगा तो आप साइन पाई की वैल्यू तो 0 लिखते हो ना, इसलिए 0 आंसर आता है। ये रीजन है, अगर आप बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो। बाकी आप ये रूल लिख लोगे तो काम आ जाएगा। क्या आप रूल नंबर 4 नोट कर लिया बेटा? रूल नंबर 5 पे आऊं बच्चों, रूल नंबर 4 नोट कर लिया। चलिए रूल नंबर 5 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। रूल नंबर 5 देखिए, इसी रूल से निकला हुआ एक रूल है, क्या कि अगर आई क्रॉस आई हुआ तो क्या होगा? तो भी 0 ही होगा। आई क्रॉस आई होगा तो भी क्या होगा? तो 0 होगा, तो भी 0 ही होगा, 0 वेक्टर होगा, क्योंकि क्रॉस कर रहे हैं ना, क्रॉस में तो 0 आएगा नहीं, 0 वेक्टर आएगा। अच्छा, आपको याद है डॉट प्रोडक्ट में क्या सिखाया था? मैंने डॉट प्रोडक्ट में आपको लिखवाया था बेटा, आपको याद होगा कि आई डॉट आई इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इक्वल टू 1 होता है, के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। याद आया आपको? ये डॉट प्रोडक्ट में सिखाया था। बट क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा 0 होता है। आई क्रॉस आई 0 वेक्टर, जे क्रॉस जे ऑल्सो 0 वेक्टर, एंड के क्रॉस के इक्वल टू 0 वेक्टर। क्या आपको याद रहेगा बेटा? ये चीज याद रहेगी? आगे बढ़ जाए बेटा, क्या समझ में आ गया बेटा? आगे बढ़ जाए। लेकिन इसी में एक नया ट्विस्ट आता है। अगर आप आई और आई के साथ करें तो बहुत अच्छी बात है, 0 लगा दोगे। लेकिन आई का अगर क्रॉस जे के साथ करें और जे का क्रॉस के के साथ करें, के का क्रॉस आई के साथ करें तो क्या होगा? तो इसके लिए आप क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एक रूल होता है वेक्टर में, वो आते हैं रूल नंबर 6 पे। ठीक है बेटा, पहले आपने नोट कर लिया। अच्छा, ये इसी का पार्ट है, हम बोल सकते हैं ये इसी का ही पार्ट है। आप चाहो तो इसे एक ही रूल में लिख सकते हो या अलग से लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए रूल नंबर 6 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 6 पे आएंगे। एक क्रॉस प्रोडक्ट में एक नियम होता है बेटा, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का एक नियम होता है। ठीक है, आपको मैं उसका सिंपल वर्ड में बताऊंगा ताकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए बच्चों, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये एक सर्कल है जिसमें हम 3 कैटेगरी बांट देते हैं। यहां पे लिख देते हैं आई कैप, ये आपका आई कैप है, यहां पे आपका आई कैप है। ठीक है, उसके बाद सर्कल यहां पहुंचा, ये आपका जे कैप है, सर्कल यहां पहुंच गया, उसके बाद आपका के कैप है। ठीक है बेटा, तीनों दिख रहा है आपको, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है बेटा, अगर आई का क्रॉस करेंगे जे के साथ, देखो एरो को ध्यान से देखो, मेन मुद्दा एरो का ही है, एरो को बहुत ध्यान से समझना बेटा। ये एरो है, आई जाएगा जे के पास, जे जाएगा के पास, और के आएगा वापस आई के पास। ये इस तरह से आप एंटी क्लॉकवाइज का रूल समझ सकते हो। ठीक है, आई जाएगा जे के पास, जे जाएगा के पास, के वापस आ जाएगा आई के पास। जैसे घड़ी की सुई होती है भाई, है ना, वापस चलता रहता है, डिस्प्लेसमेंट 0। फिजिक्स वालों, साइंस वालों बच्चों को पता है, आपने भी पढ़ा है 9th में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, सर्कुलर मोशन वगैरह। तो हम उन डिटेल में नहीं जाते, वापस आते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट में जो मैथ के लिए काम आएगा। आई जे के, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है? अगर आई का क्रॉस करूंगा जे के साथ, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आई का क्रॉस करूंगा जे के साथ तो आंसर आएगा के। क्लियर हुआ? आई का क्रॉस जे के साथ करूंगा तो आंसर के आएगा। और ऐसे ही अगर मैं जे का क्रॉस के साथ करूंगा तो आंसर आई आएगा, और अगर के का क्रॉस आई के साथ करूंगा तो आपका जे आएगा। क्या समझ में आ गया बेटा? ये सब काम आएगा बेटा कंपटीशन एग्जाम में। इवन आपके पेपर में भी आता है, 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, वैसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, आई क्रॉस जे के। अच्छा, आपके एक्सरसाइज में भी दिया, शायद मिसलेनियस एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में, शायद वहां भी काम आएगा। आई क्रॉस जे, आई की जे से करोगे के आएगा। देखिए आई जे के बन जाता है, जे के आई बन जाता है, और के और आई जे बन जाता है। लेकिन बट परंतु लेकिन किंतु अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा दें, यानी सर्कल को उल्टा कर दे। मैंने एरो कैसे बनाया? आई जे के, बहुत आराम से, बहुत मोहब्बत के साथ, आस्की के साथ ये काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी जीवन में। बीच में एक विलन आ गया, घड़ी को ना उल्टा घुमा दो जरा। अगर ऐसा करेंगे ना, अगर ये उल्टा हो गया, यानी जे और आई आ गया, ध्यान से सुनना बेटा, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर ये सिचुएशन पलट जाए, यानी जे क्रॉस आई हो जाए, जे क्रॉस आई हो जाए, तो आंसर अब भी क्या आएगा? लेकिन माइनस का आएगा। जी हां, अगर ये मोशन इनका उल्टा हो जाए ना तो ये माइनस का आ जाएगा। देखिए आई जे के बनता है, लेकिन जे आई माइनस के बनता है। ऐसा हम इसमें भी बोल सकते हैं। देखो नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है? दिस इज द
नॉर्मल डे, ये नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ, दिस इज द नॉर्मल लाइफ। आई जे और के आई बनता है, बट दिस इज द मिंटोस लाइफ, ये मिंटोस जिंदगी है। क्या कि उल्टा कर दो, अगर ये उल्टा हो गया, के का अगर जे के साथ करोगे तो आपका माइनस आई हो जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है, के आई जे बनता है, लेकिन अगर आई का के के साथ करोगे तो आपका माइनस जे क्या बन जाएगा। तो दोनों में फर्क आई होप समझ में आ गया था। आई जे के, याद रखिए, आई जे के, आई जे के साथ, जे के साथ, कोई परेशानी नहीं। अगर आई जे के लाइन से चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उल्टा सिचुएशन चल रहा हो तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसे हम लिखेंगे रूल नंबर 6 में। क्या रूल नंबर 6 नोट कर लिया बेटा? आगे बढ़ जाए। रूल नंबर 6 से ही आपको एक नई चीज समझ में आएगी। इसका संबंध हर एक रूल, देखो मैंने रूल को भी ना बड़े तरीके से लगाया ताकि एक रूल दूसरे रूल से रिलेटेड आपको दिखे, संबंध है सभी रूल में आपस में। रूल नंबर 6 नोट कर लिया आपने, रूल नंबर 7 कराओ बेटा। चलिए रूल नंबर 7 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 7 आपसे देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 7 आपने डॉट वेक्टर में पढ़ा था, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। कोई परेशानी नहीं थी, डॉट में तो कोई दिक्कत नहीं है। a डॉट बी कर लो या b डॉट ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्ले बल्ले जीवन बहुत अच्छा से कट रहा था। a डॉट बी कर लो, b डॉट ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं थी। क्रॉस में परेशानी है, क्रॉस में दिक्कत है, और यही रूल तो आपको बताना चाह रहा हूं मैं, यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर क्रॉस में ऐसा हो जाए, a क्रॉस b था, तो क्या b क्रॉस a इक्वल होगा? होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन साइन चेंज होके होगा। क्या दोनों में फर्क समझ में आएगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b b डॉट a होता है, a डॉट b b डॉट a होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इक्वल टू b क्रॉस a तो होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2a क्रॉस b, कहीं पर ये लिखा हुआ है, और आप इसे लिखना चाहते हो उल्टा करके, तो आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मैथ कहती है बिल्कुल लिखो भैया, कोई परेशानी हमें, बट साइन चेंज कर देना भाई, साइन चेंज कर देना। और ये चीज हमें यहां भी सबक मिल गया था, ये चीज यहां भी सबक मिला था, यहां भी ये चीज है। a क्रॉस b b क्रॉस a के इक्वल होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसे हम लिखेंगे रूल नंबर 7 में। क्या सबने नोट कर लिया बेटा? रूल नंबर 8 बताओ बेटा, रूल नंबर 8 पे आ जाए। चलिए रूल नंबर 8 पे आता है। बहुत छोटे छोटे रूल लेके आता हूं, बहुत छोटी छोटी बातें, एक एक चीज खोद खोद के निकाल देता हूं, ताकि मेरे बच्चों को कहीं परेशानी ना हो। कोई सैंपल पेपर, कोई गाइड, कोई भी कुंजी, कोई आर डी शर्मा, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा हो आप करके देखिए, इन्हीं रूल में सब कवर हो जाएगा आपका। सिर्फ कॉन्सेप्ट का कमाल है, क्वेश्चन को रटो मत, कॉन्सेप्ट समझ लो। वीडियो के स्टार्टिंग में 15-20 मिनट देख लो, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा आपका। रूल नंबर 8 पे आते हैं बेटा। रूल नंबर 8, अब हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। वैसे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं। याद होगा आपको, मैंने डॉट प्रोडक्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बताया था कि 1/2 दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो वगैरह। बट क्रॉस प्रोडक्ट से हम किसी भी ट्रायंगल का लगभग एरिया फाइंड कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। कैसे, समझिए। मान लीजिए बेटा कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। यहां से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर खींच दिया, ये ट्रायंगल है ए बी सी। आपको कोई दो लाइन का वेक्टर पता होना चाहिए। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। हम इसे बोल सकते हैं ये बेस है और ये हाइट है, क्योंकि जिसपे 90 का एंगल बनता है ना उसे बेस बोलते हैं। जिसपे परपेंडिकुलर लाइन आती है, जिसपे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे हम बेस बोलते हैं। तो दूसरा आपका हाइट होगा, ठीक है बेटा। और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस आपको पता ही होगा। तो बेस और, अगर बेस और परपेंडिकुलर पता है, बेस और हाइट पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है। कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो वेक्टर, सिर्फ दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर पता है, तो हम करेंगे क्या बेटा? ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? ए क्रॉस बी, क्रॉस का नाम आपको आता ही है, क्रॉस का नाम आपने सीख ही लिया था। मैग्नीट्यूड आपको 10.2 से ही पता लग गया था। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? एक बार आपने ए क्रॉस बी निकाल लिया, वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ए क्रॉस बी किस में आएगा? वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है, मैग्नीट्यूड निकालोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अगर फॉर्मूला याद करना चाहो तो ऐसे है, लेकिन अगर समझना चाहो तो आप ऐसे याद को कि हमारे पास दो पार्ट होना चाहिए, एक बेस और एक परपेंडिकुलर या हाइट। तो बेस और हाइट की मल्टीप्लाई और 1/2 ऐसे करते थे बचपन से, ऐसे 1/2 बेस इंटू हाइट बचपन से रटवाया गया हमें, 6th क्लास से रटते आ रहे हो। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो अब भी कर रहे हो। बेस और हाइट, बेस
हाइट या बेस एंड हाइट एंड 1/2। तो a क्रॉस b का पहले एक ए दोनों को वेक्टर का क्रॉस करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और हाफ कर देंगे, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए रूल नंबर 9 पे आते हैं बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। रूल नंबर 9 पे आते हैं बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम का हमें एरिया फाइंड करना है। अच्छा, जरूरी है कि एग्जाम में पैरेललोग्राम ही आए, मैंने पैरेललोग्राम लिख दिया, बट कभी बार ये भी आता है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि देखो रेक्टेंगल भी पहले पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम तो खुद भी अपने आप में पैरेललोग्राम है। तो इनमें से किसी का भी एरिया पूछे ना, तो आप इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। पैरेललोग्राम का केवल आपको दो साइड, एडजेसेंट साइड पता होना चाहिए। एक पैरेललोग्राम का आपको केवल दो एडजेसेंट साइड पता होना चाहिए। मान लीजिए ये ए वेक्टर और बी वेक्टर मुझे पता है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, केवल दो साइड पता होना चाहिए, कोई भी दो साइड, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, मुझे दो साइड पता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना बहुत आसान है बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना बहुत आसान है बेटा। हम करेंगे क्या, दोनों वेक्टर का क्रॉस करेंगे और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? केवल दो चीज पता होनी चाहिए, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। ए वेक्टर मतलब इस साइड का, ये पूरे साइड का वेक्टर, ये पूरे साइड का वेक्टर। बी वेक्टर मतलब इस साइड का वेक्टर। तो ये वाला साइड ए वेक्टर और ये वाला साइड बी वेक्टर, दोनों का क्रॉस और मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड हो जाएगा। इसे हम लिखेंगे रूल नंबर 9 में। अब मैं आता हूं अंतिम रूल पे, लास्ट रूल है। इसके बाद आप एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल कर लो, कोई भी क्वेश्चन कर लो 10.4 का, प्रीवियस 15 साल का पेपर उठा लो, क्रॉस प्रोडक्ट यानी 10.4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इवन आपके यूटी हुए हो, पेपर हुए, प्री बोर्ड चल रहे हो, पेपर हो चुके हो या होने वाले हो, आप क्वेश्चन मैच कर लेना। इन्हीं में से, इन्हीं रूल में सब कुछ मिलेगा। लास्ट आता हूं बेटा, रूल नंबर 10 पे आता हूं। रूल नंबर 10, आप खुद सोचो ना यार, एक बात बताओ, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से बाहर तो नहीं आएगा ना, क्वेश्चन डिफरेंट आता है, हम सबको पता है ये बात। हम अब 9th के बच्चों को बताया जा सकता है कि भाई उन्हें पता नहीं होता कि बुक में से आएगा बाहर से आएगा। आप 12th में आ चुके हो, ये सब झेल के आ चुके हो, 12th तक पहुंच चुके हो, तो आपको पता है कि बुक में से कुछ नहीं आना, लेकिन बुक के कॉन्सेप्ट आने हैं। ये तो हम सबको पता है बात, कि बुक में से एज इट इज क्वेश्चन तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन बुक के कॉन्सेप्ट हमें मिलेंगे। तो वही तो मैं आपको सिखा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट सीख लो ना, खत्म ना टेंशन, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। लास्ट रूल बता रहा हूं बेटा, रूल नंबर 10, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा, रूल नंबर 10 देखिए। रूल नंबर 10 कहता है कि मान लीजिए कोई एक वेक्टर हमें फाइंड करना है, सी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर, चल 3 वेक्टर ले लेते हैं, पहले 3 वेक्टर ले लेते हैं। ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, 3 वेक्टर है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत अच्छा रूल है। ये मुझे कहां मिला, तो ये मुझे कहीं आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल में से मिला, और प्रीवियस ईयर के 2-4 क्वेश्चन आए हुए, वहां से मैंने खोद के निकाला कि अच्छा ये रूल होता है। क्या होता है रूल, कि बेटा एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, और ये कब होता है मैं आपको ये भी बता दूं। देखिए मान लीजिए बेटा ये दो लाइन है, अब ये पैरेलल है या नहीं है मुझे नहीं पता, है ना, दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बीच में सी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर जो है ना, ये दोनों पे परपेंडिकुलर है। सी वेक्टर बेटा दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये सी वेक्टर है बेटा, सी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है, इस पे भी परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया बेटा? ये कौन है ए वेक्टर, ये कौन है बी वेक्टर, और ये सी वेक्टर जो है दोनों पे परपेंडिकुलर है, दोनों पे परपेंडिकुलर है। अगर कोई एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ चुके हैं एग्जाम में। अगर एक वेक्टर दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, सी वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर इस पे भी परपेंडिकुलर है, अगर एक वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है ना, तो हम सी वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। पता है सी वेक्टर कैसा आएगा, आप केवल ए क्रॉस बी निकाल लेना, आप इन दोनों का क्रॉस कर दोगे, ए क्रॉस बी कर लोगे ना, तो वही सी वेक्टर होगा। दोबारा बता दो, दोबारा एक बार समझा दो। चलिए अब मैं कहता हूं, मान लीजिए आप सी वेक्टर निकालो, आप सी वेक्टर फाइंड करके दो, ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पे और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर हो, दोनों पे परपेंडिकुलर। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जांपल है, बुक का एग्जांपल है, और एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है। आपको सी वेक्टर फाइंड करना है जो कि ए प्लस बी पे भी परपेंडिकुलर है और ए माइनस बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो क्या दिक्कत है, एक बार आप ए प्लस बी निकाल लो, ए माइनस बी निकाल लो और दोनों का क्रॉस कर लो। तो सी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले पे परपेंडिकुलर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर परपेंडिकुलर, और दूसरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर। आप दोनों का क्रॉस कर दोगे तो बेटा सी वेक्टर आ जाएगा। ए प्लस बी का और ए माइनस बी का, अगर इन दोनों का क्रॉस कर दोगे ना, तो बी जो परपेंडिकुलर है सी वेक्टर, वो आप फाइंड कर सकते हो।
तो यही आपका रूल नंबर 10 है। इस प्रकार से जितने भी रूल हो सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, वो मैंने ढूंढ के आपको दिया। इन रूल के बेस पे आप ना केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर कर लोगे, बल्कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 15 ईयर के, वो भी कवर हो जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आई होप आपको रूल समझ में आ गया होगा। पहले रूल को 2 से 3 बार देख लेना बेटा, तभी आपको मजा आएगा एक्सरसाइज में। चलो स्टार्ट करें बेटा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 10.4। चलिए बेटा एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए मैं आपको तरीका बताया था। पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लीजिए, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है। तो चलिए पहले वेक्टर लिख लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, यहां आपको ए वेक्टर आपको गिवन है बेटा। ए वेक्टर जो आपको गिवन है आई कैप -7 7 जे कैप और +7 के कैप। बी वेक्टर आपको गिवन है बेटा 3 आई कैप -2 जे कैप +2 के कैप। और सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेटा ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए आई जे के 1 -7 7 3 -2 और 2। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे बेटा। आई कैप की जगह आई कैप याद कीजिए, कॉलम एंड रो हटा देंगे। -14 में से माइनस करेंगे, -14 को तो +14 हो जाएगा। प्लस जे कैप, सॉरी बीच वाले के साइन चेंज होते हैं बेटा, जे वाले के साइन चेंज होते हैं क्योंकि ऑड प्लेस पे होता है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। कॉलम एंड रो हटा दोगे, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करो 2 और 7 की 3 से तो 21, प्लस आपका के कैप, कॉलम एंड रो हटा दो तो -2 में से माइनस करेंगे बेटा -21 को तो +21 हो जाएगा। तो -14 ये कितना था बेटा, ये गया ये तो प्लस ये 14 था बेटा, ये 0 हो गया है ना, -14 + 14 ये 0 हो गया बेटा। आई कैप ये आपका 0 बचा, माइनस जे कैप ये आपका माइनस का 19 बच गया, प्लस के कैप ये आपके पास 19 बचा। तो हम लिख सकते हैं बेटा 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, ये आपका वेक्टर तैयार हो गया। यही मैंने आपसे कहा था कि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो आंसर वेक्टर के फॉर्म में आता है, एंड डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर स्केलर के फॉर्म में आता है। तो वेक्टर के फॉर्म में आ चुका है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड हम अच्छे से जानते हैं, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 19 का स्क्वायर करोगे 361, 19 का स्क्वायर आएगा 361, दोनों को आप ऐड कर लोगे बेटा, 1 और 1 आपका 2 आ गया, 6 और 6 आपका 12, 1 बचेगा तो ये 7 2 2, ये आएगा 19√2, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा 19√2। क्या आपको समझ में आ गया बेटा? यही आपसे पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर है। पहले आपने क्रॉस निकाला तो ये ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी वेक्टर के फॉर्म में आ गया, देन इसका मैग्नीट्यूड आपके सामने है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है बेटा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपसे कह रहा है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करो, एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो परपेंडिकुलर हो ईच ऑफ द वेक्टर। किस पे परपेंडिकुलर हो? एक तो a प्लस बी पे परपेंडिकुलर हो और एक a माइनस बी पे परपेंडिकुलर हो। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको लास्ट में समझाया था रूल नंबर 10 में। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है या आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो 2 पे परपेंडिकुलर हो, एक a प्लस बी पे और एक a माइनस बी पे। तो ये a प्लस बी आप ऐसा समझ लो, ये a वेक्टर प्लस b वेक्टर है और ये दूसरा जो है वो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है। हमें ये वाला वेक्टर फाइंड करना है जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले ये फाइंड कर लो, फिर ये फाइंड कर लो और इन दोनों का क्रॉस कर दो तो आपका बीच का वेक्टर आ जाएगा, जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया था रूल नंबर 10 में। तो पहले a और b हमारे पास गिवन है, a आपको गिवन है, b गिवन है, तो पहले a और b वेक्टर लिख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है, आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर ऑलरेडी आपको गिवन है। ए वेक्टर क्या है बेटा? आपके पास ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप 2j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर आपके पास है बेटा i कैप प्लस 2j कैप और -2k कैप।
और हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो a प्लस बी और a माइनस बी पे परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दोनों को प्लस कर दो। 3 और 1 आपका 4 i कैप, 2 प्लस 2 प्लस 4 j कैप और प्लस 2 और माइनस 2 प्लस का 0 k कैप। समझ में आ गया बेटा? नाउ a वेक्टर माइनस b वेक्टर, माइनस करते हैं बेटा। 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 i कैप, 2 में से 2 माइनस करो तो प्लस का 0 j कैप और 2 में से माइनस 2 माइनस करोगे तो प्लस का 4 k कैप। ये आपको आ चुका है आंसर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a माइनस b वेक्टर आ चुका है। और आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो उसे हम c वेक्टर मान लेते हैं कि हमें c वेक्टर फाइंड करना है। लेट c वेक्टर which is perpendicular to a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर। हम एक ऐसा वेक्टर फाइंड करने वाले हैं c वेक्टर जो कि a प्लस बी पे भी परपेंडिकुलर हो और a माइनस बी पे भी परपेंडिकुलर, इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो एज पर द कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था c वेक्टर इक्वल होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर और इनका क्रॉस करना पड़ेगा आपको a वेक्टर माइनस b वेक्टर से। तो दोनों वैल्यू आपके पास आई, दोनों के बीच क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने का तरीका मैं आपको क्या बताया था? क्रॉस करने के लिए आपको i j k लिखना पड़ेगा। a प्लस बी क्या आया था बेटा? a प्लस बी 4 4 0 4 4 0 और a माइनस बी क्या आया था बेटा? तो 2 0 और 4। इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपका c वेक्टर आ जाएगा बेटा। चलिए एक्सपेंड कर देते हैं। i कैप, कॉलम एंड रो हटा दो, 16 माइनस 0, बीच वाले का j का हमेशा साइन चेंज होता है क्योंकि ऑड प्लेस होती है। कॉलम एंड रो हटा दोगे, 16 माइनस 0 अगेन 16 माइनस 0 प्लस k कैप आ गया आपका। कॉलम एंड रो हटा दोगे, 0 माइनस 8 0 माइनस 8, तो आपके पास क्या बचा बेटा? 16 i कैप माइनस 16 j कैप और माइनस 8 k कैप। तो ये जो होगा बेटा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्या क्या आंसर है बेटा? आपके पास 16 i कैप माइनस 16 j कैप और माइनस का 8 k कैप। तो ये आपका क्या आ गया? वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, जो हमें वेक्टर फाइंड करना था, आपको एक वेक्टर फाइंड करना था जो कि a प्लस बी और a माइनस बी पर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो उसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। किसका? इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इस वाले का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते थे? वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट लगाते थे। याद कीजिए यूनिट वेक्टर कैसे? अब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, यही फॉर्मूला लगाते थे ना, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते थे ना बेटा यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। इसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है इस चीज का, तो पहले हमने वेक्टर फाइंड कर लिया, अब हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर के लिए पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं बेटा। 16 का स्क्वायर करूंगा 256 आएगा, 16 का स्क्वायर करूंगा 256 आएगा, 8 का स्क्वायर करूंगा 64 आ जाएगा। तीनों को ऐड कर लो बेटा, 6 और 6 12, 12 और 4 16, 1 बचा, 6 5 11, 11 में 6 ऐड कर दो 17 आपके पास, 1 बचा, 3 और 2 5, 576 आ गया। और 576 किसका स्क्वायर होता है? ये स्क्वायर होता है बेटा 24 का। तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी आ चुका है। आप चाहो तो इसमें प्लस माइनस भी लगा सकते हो क्योंकि कई एनसीईआरटी बुक में प्लस माइनस का इस्तेमाल किया गया है, बट मैं एडवाइस दूंगा आप 24 लिखो क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव नंबर क्यों लेंगे? तो आप पॉजिटिव वैल्यू लो, कि कई बुकों में प्लस माइनस का इस्तेमाल किया गया है, प्लस माइनस 24 लिखा है उन्होंने, बट आप पॉजिटिव वैल्यू लो क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ अब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, सी कैप। तो फॉर्मूला क्या होता है? सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड, यही फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। सी वेक्टर क्या आया था? ये आया था 16 आई कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड 24 माइनस 16 जे कैप अपॉन में मैग्नीट्यूड 24 माइनस 8 के कैप अपॉन में 24। क्या ये कैंसिल हो रहा है? जी हाँ, ये बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो जो जो चीज़ कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कीजिए, आपका आंसर आता रहेगा। 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो 2 अपॉन में 3 आई कैप, ये भी 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3, तो माइनस का 2 अपॉन में 3 जे कैप, और ये 8 से डैक कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो माइनस 1 अपॉन में 3
के कैप। तो ये जो होगा बेटा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा यूनिट वेक्टर। तो पहले आपको वेक्टर फाइंड करना आना चाहिए ना, जब तक वेक्टर फाइंड नहीं करोगे यूनिट वेक्टर कैसे निकालेगा। तो वेक्टर फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर एक वेक्टर बच्चों दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम छत की बात करते हैं, आप रूफ को ध्यान से देखो, आप सरफेस को, जो सरफेस होता है जो बॉटम है वो आप ध्यान से देखो, तो ये जो सरफेस होता है नीचे वाला ये दो दीवारों पे परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मुझे ये वाला वेक्टर फाइंड करना हो तो इन दोनों दीवारों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा तो इसका एरिया फाइंड कर सकता हूं। ये सब चीजें यूज होती है। आपको लगता होगा कई बार कि इसका इस्तेमाल कहां है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा ना, आप इंडस्ट्री फील्ड में आ जाओगे, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इनका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है। बेफिलहाल ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ प्लस माइनस लगाते हो, जैसे कई एनसीईआरटी बुक में पीछे प्लस माइनस का आंसर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे प्लस माइनस लगाते हो तो इन सब में प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा, तो आंसर यही आएगा। बस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तीनों कैटेगरी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी नोट डाउन करो। पहले आपने वेक्टर निकाला, पहले आपका वेक्टर आया, ये वेक्टर आया, फिर आपने मैग्नीट्यूड निकाला और फिर आपसे क्या पूछा था, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर भी आपके सामने है। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, पढ़िए क्वेश्चन। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक एंगल पाई अपॉन 3 आई के साथ पाई अपॉन 3, आई के साथ ये पाई अपॉन 3 का एंगल बनाता है, जे के साथ पाई अपॉन 4 का एंगल बनाता है, और थीटा बनाता है किसके साथ, के के साथ। अच्छा शायद आपको याद हो ये वाला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का है भी नहीं, ये पिछले एक्सरसाइज का है, जब मैंने आपको डायरेक्शनल कोसाइन के बारे में बताया था। डायरेक्शनल कोसाइन को मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया था पिछले एक्सरसाइज में, आपको पूरा डिटेल बताया था कि डायरेक्शनल कोसाइन होता क्या है। जब एक 3 डायमेंशन से तीनों एक्सेस के साथ, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ये आई जे के क्या है, ये एक्सेस है, आप ये समझ लो ना, आई जे के क्या है, ये एक्सेस है। तो जब कोई 3 डायमेंशन शेप सॉलिड या 3 डायमेंशन शेप आई जे के साथ जो एंगल बनाता है, यानी एक्स एक्सेस के साथ, वाई एक्सेस के साथ और जेड एक्सेस के साथ जो एंगल बनाता है, उसको डायरेक्शनल कोसाइन के नाम से जानते हैं। इसके डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो 10.3 का वीडियो था, आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हो। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको वहां वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका रूल भी नहीं बताया आपको। आई के साथ ये एंगल बनाता है, जे के साथ, आई के साथ एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ ये, वाई के साथ ये और जेड के साथ ये। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें डायरेक्शनल कोसाइन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं बेटा डायरेक्शनल कोसाइन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा चाहता हूं कि आप डायरेक्शनल कोसाइन समझिए। देखिए ये 3 एक्सेस हमने पढ़ाया, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है, एक जेड एक्सेस होता है। कोई भी सॉलिड, अगर मान लीजिए कोई सॉलिड की बात हो रही है और ये सॉलिड जो है वो तीनों एक्सेस को काटता है, जो ये एक्स एक्सेस के साथ एंगल बनाएगा ये आपका पहला थीटा होगा, जो वाई एक्सेस के साथ एंगल बनेगा ये दूसरा थीटा होगा, और जो जेड एक्सेस के साथ एंगल बनेगा वो तीसरा थीटा होगा, जिसको हम एल एम एन बोलते हैं। ये एल है, ये एम है और ये एन है। डायरेक्शनल कोसाइन के नाम से इसी को जानते हैं, डायरेक्शनल कोसाइन बोलते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। तो यही एल एम एन की वैल्यू आपको दिया हुआ है, और एल एम एन का फॉर्मूला होता था कॉस थीटा, याद कीजिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ऐसा करके फॉर्मूला होता है। तो हम वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन 3 सिखाता हूं बेटा कैसे होगा। लेट एल एम एन आर डायरेक्शनल कोसाइन। हमने मान लिया कि एल एम एन जो है वो डायरेक्शनल कोसाइन है। एल का फॉर्मूला होता था बेटा कॉस अल्फा, यानी पहला एंगल कॉस अल्फा। अल्फा क्या है बेटा, अल्फा क्या है, अल्फा आपको दे रखा पाई अपॉन 3, पाई अपॉन में 3, पाई अपॉन 3 मतलब 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो पहला एल आ गया बेटा 1/2। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? जो एल होता है ना उसका फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा, और डायरेक्शनल कोसाइन के कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा, सब चीज याद होगा। अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 3, तो जो कि 1/2 आ गया। अब हमें एम निकालना है, एम होता है बेटा कॉस बीटा, यानी दूसरा एंगल। सेकंड एंगल क्या है बेटा, सेकंड एंगल आपको दिया पाई अपॉन 4, और पाई अपॉन 4 का मतलब है 45, जिसकी वैल्यू होती है 1/3। और एन का मतलब होता है बेटा कॉस गामा, कॉस गामा, गामा मतलब तीसरा थीटा। तीसरा थीटा आपको क्या गिवन है, थीटा गिवन है, देखो सिंपल थीटा गिवन है, तो थर्ड जो होगा वो थीटा आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? दिस इज द वैल्यू ऑफ एल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। एल एम एन होता है डायरेक्शन कोसाइन, एल की वैल्यू 1/2 आ गया, एम की वैल्यू 1/2 आ गया, और एन की वैल्यू cos थीटा आ गया। क्या आप यहां समझ में आ गया बेटा? अब एल एम एन तीनों में एक रिलेशन होता है, तीनों में एक संबंध होता है।
द स्क्वायर सम ऑफ द डेक्सल कोसाइन इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था कि तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। तीनों डेक्सल कोसाइन के स्क्वायर का जो सम होता है 1 होता है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, 10.3 से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेक्सल कोसाइन के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, इससे हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो एल की वैल्यू क्या थी, एल की वैल्यू 1/2 थी, 1/2 का स्क्वायर करो 1/4। एम की वैल्यू 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/2। एन स्क्वायर की जगह एन स्क्वायर, 1 की जगह 1 आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को। इनका एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4 बन जा 2 जा होता है तो 2 आएगा, प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 3/4 इक्वल टू एन स्क्वायर इक्वल टू 1। 3/4 एन स्क्वायर इक्वल टू 1। प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का आपका माइनस आ जाएगा, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, प्लस का आपका माइनस हो गया, 3/4 माइनस हो गया। एलसीएम ले लोगे, एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, तो 4 और 3 माइनस करोगे तो 1। एन इक्वल टू स्क्वायर क्या बनेगा, अंडर रूट, तो प्लस माइनस 1/√2, ये दो वैल्यू आ गई। एन की वैल्यू क्या आ गया 1/√2, और एन क्या था, एन याद कीजिए, एन क्या था, एन का मतलब क्या बताया था, एन आपका आया था, एन क्या आया था, कॉस थीटा। एन क्या था बेटा, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 1/√2। अब 1/√2 कितने होता है, π/4 पे होता है, याद कीजिए, ये π/4 की वैल्यू है ना, ये 1/√2, सॉरी 1/2 आएगा ना बेटा, आई एम सॉरी बच्चों, है ना, 4 का तो 2 आएगा ना, हाँ सॉरी बेटा, ये 2 आ गया। नाउ अब थीटा चाहिए मुझे, थीटा निकालना है, तो 1/2 π/3 की वैल्यू होती है, तो cos π/3 की वैल्यू आ गई ना, ये cos π/3 की वैल्यू आ चुकी है आपके पास, तो आप लिख सकते हो cos थीटा इक्वल टू cos π/3। cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू π/3, ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, थीटा की वैल्यू आ गई। थीटा आपने निकाल दिया, थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अच्छा नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लिया, नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लिया, ये भी क्वेश्चन है कि नेगेटिव नंबर आपने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, नेगेटिव नंबर भी लेना चाहिए था, कि बच्चों के मन में होगा। तो 2π/3 भी आएगा। डेक्सल कोसाइन नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, डेक्सल कोसाइन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने नेगेटिव नंबर नहीं लिया। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। थीटा पहला पूछा था, तो π/3 आपकी थीटा आ गई, थीटा आपने निकाल लिया। क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई बेटा, दोबारा समझना चाहोगे तो दोबारा समझ लो। हमने मान लिया कि LMN जो है वो डेक्सल कोसाइन है। L का फॉर्मूला ये होता है, M का फॉर्मूला, N का फॉर्मूला, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये हमें नहीं पता। तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। हम सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, सॉल्व करते गए, प्लस का माइनस हो गया, एलसीएम लोगे 4 - 3 तो 1/4 स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट, तो प्लस माइनस 1/2। cos थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गई। cos थीटा की वैल्यू 1/2 कितनी होती है, तो π/3। हम नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे, हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। तो 1 cos थीटा एंड cos 1/2 π/3 पे होते हैं, cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू π/3 आ गया। तो पहला आंसर तो आपसे यही पूछ रहा था ना, पहली चीज तो आपसे यही पूछ रहा था, देखिए फाइंड द थीटा, पहला चीज यही पूछा था, थीटा फाइंड करो। अब हमें ए वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। ए वेक्टर कैसे लिख सकते हैं बेटा, ए वेक्टर लिखते हैं बेटा cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, ऐसे लिखते हैं ए वेक्टर को। तो वैल्यू पुट करो, अल्फा कितना था, इसकी वैल्यू तो हमने निकाली भी थी, cos अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा की वैल्यू 1/2 आई थी बेटा, cos अल्फा की वैल्यू आपने निकाली थी ना, 1/2 आई थी, तो इसकी जगह 1/2 लिख सकते हो आप, 1/2 आई कैप, इसकी वैल्यू शायद 1/√2 आया था क्या, जी हाँ 1/√2 आया था, तो इसकी वैल्यू जो आ गया वो आ गया 1/√2 जे कैप, और cos गामा, गामा मतलब थीटा, ये आया ना π/3, तो π/3 फिर 1/2 के कैप। तो आपसे क्या पूछा था, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स का मतलब है स्केलर कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब है स्केलर वैल्यू, कंपोनेंट्स का मतलब होता है बेटा स्केलर। स्केलर कौन कौन है, तो 1/2 है, 1/√2 है और 1/2 है, तो ये तीन जो होगा इसका कंपोनेंट होगा। क्लियर हो गया बेटा, इस प्रकार से हमने थीटा भी निकाल लिया एंड कंपोनेंट भी फाइंड कर लिया। तो जल्दी से नोट डाउन करो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है शो डैट। पहले ही बोल दिया शो करो, क्या शो करो, a माइनस बी और a प्लस बी का अगर क्रॉस करें तो आपका ये आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है, क्रॉस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये है बेटा, आपको प्रूव करना है कि a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अगर क्रॉस किया जाए a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ तो आपका आंसर आना चाहिए 2 और ब्रैकेट में a क्रॉस b, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ करके देंगे। ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड उठा ले, राइट हैंड साइड अपने आप आएगा। तो क्या है हमारे पास, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का क्रॉस करना है आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर के साथ। मल्टीप्लाई का आपको तरीका बताया था मैंने पहले भी, a वेक्टर लिख लो क्रॉस और ये दोनों एक साथ a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ऐसे ही आप माइनस बी वेक्टर, जैसे बचपन से मल्टीप्लाई करते आ रहे हो, वही a वेक्टर साथ में पूरा ब्रैकेट माइनस b वेक्टर और साथ में पूरा ब्रैकेट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। चलिए क्रॉस करते हैं बेटा, a वेक्टर का क्रॉस करेंगे बेटा a वेक्टर के साथ, प्लस की जगह प्लस, a वेक्टर का बेटा क्रॉस करेंगे बच्चों b वेक्टर के साथ। नहीं आया समझ में बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? a वेक्टर का क्रॉस करेंगे a वेक्टर के साथ, ये आएगा, a वेक्टर का क्रॉस करेंगे b वेक्टर के साथ, ये आ जाएगा, माइनस b वेक्टर का क्रॉस करेंगे बेटा a वेक्टर के साथ, माइनस b वेक्टर का क्रॉस करेंगे b वेक्टर के साथ, b वेक्टर का क्रॉस करेंगे b वेक्टर के साथ। अब याद कीजिए कॉन्सेप्ट, रूल को याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था कि a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर ये होता है जीरो वेक्टर। याद कीजिए, a वेक्टर की जगह a वेक्टर, b वेक्टर की जगह b वेक्टर। क्या हम b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको समझाई थी, सारी बातें आपको समझा के चला हूं। हम b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख सकते हैं, लेकिन साइन चेंज करना पड़ेगा। याद कीजिए, बताया था मैंने आपको। तो हम b क्रॉस a को a क्रॉस b लिख सकते हैं, अगर साइन चेंज कर दे तो प्लस हो जाएगा a क्रॉस b, माइनस b क्रॉस b क्या होता है, तो जीरो वेक्टर। तो ये तो खत्म हो गए, दोनों खत्म हो गए, ये दोनों जीरो वेक्टर खत्म। आप चाहो तो रीजन भी दे सकते हो, यहां साइड में रीजन दे देना बेटा कि a वेक्टर क्रॉस a वेक्टर जो होता है वो जीरो वेक्टर होता है, इन दोनों के लिए रीजन हो जाएगा। और एक रीजन और दे सकते हो कि a क्रॉस b जो होता है वो b क्रॉस a के इक्वल तो होता है, लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं। और ये दोनों रूल मैंने आपको 110% समझाया था, रूल में जाके चेक कर लेना। वापस आते हैं, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, ये जीरो वेक्टर खत्म हो गया, बचा आपके पास कौन, a क्रॉस b और a क्रॉस b। तो दो बार है ना, क्लियरली दिख रहा है। तो 2a क्रॉस b वेक्टर, ये जो होगा वो आपका RHS होगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर हो गया बेटा? दोबारा समझना चाहोगे? चलिए दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, फर्स्ट और पूरा ब्रैकेट, फिर सेकेंड और पूरा ब्रैकेट, a का a क्रॉस, a का b के साथ, माइनस b का a के साथ और माइनस b का b के साथ। a क्रॉस a जीरो, ये एज इट इज। b और a को हम a और b लिख सकते हैं, साइन चेंज करना पड़ेगा। b क्रॉस b जो होता है जीरो होता है, शुरू और लास्ट वाला खत्म हो गया। a क्रॉस b दो बार है, तो ये आपका रिक्वायर्ड RHS आ गया। समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन 4 क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। बढ़िया क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। पढ़िए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है फाइंड द लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और न्यू की वैल्यू निकालनी है, और आपको दो वेक्टर दिया हुआ है, फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, ये इक्वल है जीरो वेक्टर के। आपको दो वैल्यू निकालनी है, दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, एक लैम्डा की वैल्यू, एक न्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा, दोनों का क्रॉस जो है वो जीरो वेक्टर के इक्वल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझाता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपको गिवन है 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, इनका क्रॉस अगर हम कर दें i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस न्यू k कैप के साथ, तो ये इक्वल है जीरो वेक्टर के साथ। मैं नहीं कह रहा बेटा, ये क्वेश्चन कह रहा है, आपकी बुक कह रही है, मैं कुछ नहीं कह रहा, शब्द इसके हैं, जो जवान मेरी है बेटा। तो हमें इन दोनों का क्रॉस तो आता ही है ना, दो वेक्टर का क्रॉस। आप ये समझिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो दो वेक्टर का क्रॉस तो हमें पता ही है कि डिटरमिनेंट वाले मेथड से निकलते हैं। तो दो वेक्टर का क्रॉस तो हमें आता है ना भाई, हमें पता नहीं इसका आंसर करेंगे नहीं करेंगे, बट क्रॉस तो एटलीस्ट आता है ना। तो चलिए क्रॉस कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए क्रॉस करते हैं इन दोनों का क्रॉस। तो आई कैप प्लस जे कैप और के कैप, पहले लिख लो 2, 6 और 27 और 1 लैम्डा और न्यू आ गया, और इक्वल टू क्या गिवन है, तो जीरो वेक्टर गिवन है। कोई परेशानी किसी बच्चे को? इन दोनों का क्रॉस आपके सामने है, इक्वल टू जीरो वेक्टर है, तो जीरो वेक्टर लिख दिया। नाउ अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना सबको आता है। आई कैप लिखेंगे, कॉलम गया, रो गया, मल्टीप्लाई कीजिए,
6 न्यू माइनस 27 लैम्डा। कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को, बीच वाले का हमेशा साइन चेंज होता है, साइन चेंज कर दीजिए। कॉलम चला गया, रॉ चला गया, मल्टीप्लाई करोगे बेटा 2 न्यू, 2 की न्यू से होगी और 27 की 1 से, तो माइनस 27। अब थर्ड पे आते हैं बेटा, प्लस का के कैप, तो आपका कॉलम एंड रॉ चला जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 6 1 जा 6 और इक्वल टू क्या, जीरो वेक्टर। इक्वल टू क्या, इस पे ध्यान दो, जीरो, याद आया कुछ कॉन्सेप्ट? जीरो वेक्टर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं भाई साहब। जीरो वेक्टर को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, और ये बात मैंने आपको बताया था, मुझे पता था कहीं ना कहीं यूज होगा, इसका यूज हो गया। जीरो वेक्टर है ना, तो जीरो वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूं? जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप और प्लस जीरो के कैप, और दोनों के बीच में क्या है, इक्वल टू, और इक्वल टू है तो मैं कंपेयर कर सकता हूं आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ। तो ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं तीनों को कंपेयर कर लूं, ऑन कंपेयरिंग, तो कौन, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड कंपेयर कर लूं तो देखिए ना क्या होगा, 6 न्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 0। ऐसे ही 2 न्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, और थर्ड क्या होगा, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना तो बेवकूफी है, क्योंकि इन दोनों एक साथ है, तो हम इसको क्यों सॉल्व करें? हम तो इन दोनों को सॉल्व करें ना, आसानी से निकल आएगी। यहां से न्यू की वैल्यू आ जाएगी, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 न्यू इक्वल टू माइनस का हो जाएगा प्लस 27 एंड म्यू इक्वल टू 27, और बच्चों 2 जो हो जाएगा डिवाइड में, दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यू, ये आपका न्यू की वैल्यू आ चुकी है। नाउ लैम्डा की वैल्यू, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 6 हो जाएगा, माइनस का प्लस, लैम्डा इक्वल टू 6 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो लैम्डा की वैल्यू 3, ये आपके पास आ चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ गया बेटा? क्लियर हो गया बेटा? न्यू की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू समझ में आ गया बेटा? सिंपल, जो कंडीशन गिवन है, जो सिचुएशन गिवन है, हमें उसके साथ फाइट करना होता है। तो जो गिवन कंडीशन है उसके साथ जीना सीखिए, उसके साथ डील करना सीखिए। यही जीवन का भी रूल है और यही मैथ का भी रूल है, और ये आपको हर सब्जेक्ट में डील करना है। जो क्वेश्चन में गिवन है ना, आप उसको समझिए। बहुत कुछ क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। कुछ बच्चा उसे जल्दी समझ लेता है, कुछ बच्चों से नहीं समझता। ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड होती है जीवन में। तो प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। भाई मुझे ये दिया हुआ था ना, ये चीज दिया हुआ था, तो मैंने इन दोनों का क्रॉस करा, इक्वल टू जीरो वेक्टर, क्रॉस करके एक्सपेंड कर दिया, जीरो वेक्टर कंपेयर कर लिया, तीनों को कंपेयर कर लिया, इक्वल टू 0। तो ये आपके न्यू की वैल्यू आ गई 27/2, और वो आपकी लैम्डा की वैल्यू हो गई 3। और आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई मेरा आंसर सही है नहीं है, वेरीफाई करो। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करके देखो, वेरीफाई भी हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू यहां पुट करके देखिए, आपका वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। आप रख के देखिए, 0 ही आएगा। देखिए न्यू की वैल्यू 27/2 रखोगे ना, न्यू की वैल्यू 27/2 और लैम्डा की वैल्यू 3, तो आप वेरिफिकेशन भी उससे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में आपको वेरिफिकेशन नहीं पूछा, आपसे क्या पूछा गया है, केवल आपसे पूछा गया है कि भैया न्यू की वैल्यू बता दो, तो न्यू की वैल्यू आपके सामने है। और दूसरा आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछा, तो लैम्डा की वैल्यू आपके सामने है। तो जो पूछा गया उसका आंसर आपके सामने है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 पे 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। गिवन दैट ए डॉट बी 0 है, अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो एंड दो क्रॉस का भी 0 हो। ध्यान सुनना बेटा, 1 मार्क्स में पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 आता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आता है। तो आप व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आप ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूजन निकालते हैं। याद रखिए बच्चों, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, अगर दो वेक्टर का, क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 हो और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो। पता है ऐसा कब हो सकता है? ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है कि दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 है, डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ जाए और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 आ जाए। ऐसा हो सकता है। कब हो सकता है? अगर दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 हो, या तो ए वेक्टर का डिटर्मिनेंट 0 हो या फिर बी वेक्टर का डिटर्मिनेंट 0 हो। अगर दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 है ना, तो बच्चों उसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो ये इसका आंसर होगा। इसलिए मैंने कहा था 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, ये सब चीजें 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। ऐसा कब हो सकता है? अगर दोनों में से किसी एक का डिटरमिनेंट 0 हो, तो डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो ये क्वेश्चन है टेबल। ठीक है बेटा, 1 मार्क्स में आता है ऐसा क्वेश्चन, कर लोगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो बेटा, नोट कर लिया, बड़ा छोटा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं बेटा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। लेट द वेक्टर ए बी सी, आपके पास 3 वेक्टर है ए बी सी, ठीक है बेटा, 3 वेक्टर आपके पास ए बी सी। ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, दिस इज द बी वेक्टर एंड दिस इज द सी वेक्टर। आपको 3 वेक्टर गिवन है बेटा, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। 3 वेक्टर आपको गिवन है और आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। तो इसमें आपको मेरी जरूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करोगे, बी प्लस बी, भाई दो एक होता है, 2 वेक्टर का प्लस करना तो आपको आता ही है ना। बी प्लस सी वेक्टर कर लो, उसका ए के साथ क्रॉस निकाल लो, ए क्रॉस बी कर लो और ए क्रॉस सी कर लो, आप दोनों को प्लस करो तो दोनों साइड इक्वल आएगा। ये खुद भी कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी मैं करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 7। कभी नाराज हो जाओ, सर जी आपने क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं कराया। चल बेटा मैं करा देता हूं, टेंशन ना ले बच्चे, मैं करा देता हूं। ए वेक्टर A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। बी वेक्टर आपको दिया हुआ है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। सी वेक्टर आपको गिवन है बेटा C1 आई कैप, C1 आई कैप, C2 जे कैप, C3 के कैप, ठीक है बेटा। और वेरीफाई क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या वेरीफाई करना है बच्चे, आपको वेरीफाई करना है ए वेक्टर का क्रॉस करना है आपको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ। तो चलिए पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ए का क्रॉस करना है बेटा बी प्लस सी के साथ। एक काम करो, बी प्लस सी पहले ऐड कर लो, पहले बी प्लस सी, तो ऐड करना तो आता ही आपको, ऐड करो बेटा, ऐड करना शुरू करो। B1 प्लस C1, B1 प्लस C1 आई कैप, B2 प्लस C2 जे कैप, B3 प्लस C3 के कैप, ठीक है बेटा। अब इसका क्रॉस करना है ए के साथ, इसका मुझे क्रॉस करना है ए के साथ, तो क्रॉस कर लें इन दोनों को, ए के साथ क्रॉस कर लोगे, करें बेटा, स्टार्ट करें। तो डिटरमिनेंट बना लो, एक बड़ा सा बढ़िया सा एक डिटरमिनेंट बना लो। क्रॉस करना है ना, इसका इसके साथ क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। ये आ गया आई, ये आ गया जे और ये आ गया के। पहले ए वेक्टर, ए वेक्टर क्या था बेटा, तो A1 A2 A3, तो ए वेक्टर की जगह आ जाएगा A1 A2 A3, और इसकी जगह क्या आएगा, तो B1 प्लस C1, B2 प्लस C2, B3 प्लस C3। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, आई कैप को एक्सपेंड करो, कॉलम एंड रो चला जाएगा, एक्सपेंड करो बेटा, A2 B3, A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस B2 A3, A3 B2 माइनस A3 C2, A3 C2, ठीक है बेटा। ये आपके सामने आ चुका है, ये आई कैप आ गया। अब बात करते हैं जे कैप की, जे कैप, तो कॉलम एंड रो चला जाएगा, A1 B3, A1 B3, A1 C3, A1 C3 माइनस A3 B1, A3 B1 माइनस A3 C1, A3 C1 प्लस थर्ड बच गया बेटा, थर्ड बचा है बस, थर्ड बचा है बेटा के कैप वाला, तो यहां कर दो बेटा के कैप, यहां कर देता हूं, कॉलम एंड रो हटा दो, A1 B2, A1 B2, A1 C2 माइनस A2 B1, A2 B1, A2 C1, A2 C1। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते आप। लेफ्ट हैंड साइड आपका यही आएगा बेटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ चुका है, क्योंकि कुछ कैंसिल भी नहीं होगा इसमें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया बेटा पूरा, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, ठीक है। ये कंप्लीट आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। अब इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, आई जे की अलग तो हो नहीं सकता लेंथ पर साइड, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड निकाल के देखते हैं कि यही आता है नहीं आता, तो राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है बेटा, ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी निकालना है, उसको प्लस कर देंगे ए क्रॉस सी के साथ,
ए क्रॉस सी के साथ। तो चलिए पहले दोनों का क्रॉस निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, आई जे के। ए क्या था? A1 A2 A3, B1 B2 B3 प्लस आई जे के, A1 A2 A3, C1 C2 C3। ठीक है बेटा, ये इन दोनों का क्रॉस है और ये इन दोनों का क्रॉस है। कोई परेशानी किसी बच्चे को? समझ में आ रहा होगा बेटा। ये खुद भी कर सकते हो, मैं कहा भी था आप खुद भी कर सकते हो, इसके लिए ऐसी बात नहीं है। इतना आपको आता है डिटरमिनेंट वगैरह निकालना। आई कैप, कॉलम एंड रो हटा दोगे, A2 B3 माइनस A3 B2 प्लस जे करो बेटा, जे कैप, कॉलम एंड रो हटा दोगे, A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप, कॉलम एंड रो हटा दो, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये आपने इसको एक्सपेंड किया बेटा, ये पहला एक्सपेंड है, ये पहला एक्सपेंड है। अब प्लस में दूसरा एक्सपेंड, तो चलो इसी के नीचे कर देता हूं, प्लस दूसरा एक्सपेंड आई क्या। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा, इस वाले को यहां से, ये जो प्लस आ गया ना, प्लस ये जो प्लस है, ये वाला प्लस है ना, ये वाला, ये यहां लगा दिया बेटा। अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं बेटा, ठीक है, समझ में आ गया होगा? अब मैं इस दूसरे वाले को एक्सपेंड कर रहा हूं, तो आई क्या, ये हटा दो, ये हटा दो, बोलो A2 C3 माइनस A3 C2, A2 C3 A3 C2 माइनस जे कैप, यहां माइनस आएगा। देखो यही गलती हो जाती है ना, आपने भी ध्यान नहीं दिया होगा शायद, यहां माइनस आएगा बेटा। यहां भी हमने गलती करी होगी, 100% करी होगी ना, पता है ना, माइनस आएगा। जे के साथ हमेशा साइन चेंज होता है, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखो। गलती हो गई ना, क्योंकि राज सर जी बहुत चौड़े होकर चल रहे थे, उनसे गलती हो ही नहीं सकती है ना, बहुत चौड़े होने से बेटा यही गलती होती है, ज्यादा चौड़ा होने से इंसान को, ये चला गया, ये चला गया, A1 C3 माइनस A3 C1 प्लस के कैप, लास्ट अंतिम, फिर दोनों को प्लस करेंगे, के कैप, ये चला गया, ये चला गया, A1 C3 A1 C2 है ना, A1 C2 माइनस A2 C1। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करना आपको आता है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। मैंने इस प्रकार से लिखा है ताकि प्लस करने में आसानी हो, आई के नीचे आई, जे के नीचे जे, के नीचे के, ताकि प्लस करने में आसानी हो। तो आई कैप, दोनों को प्लस कीजिए, प्लस वाले एक साथ लिखिए, A2 B3, ये दोनों प्लस के हैं ना, प्लस A2 C3, ये दोनों माइनस के हैं, A3 B2 A3 C2, ये हो गया आई वाला, माइनस जे वाला, प्लस वाला लिखिए, ये दोनों प्लस के हैं बेटा, A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस, ये दोनों माइनस के बेटा, ये दोनों माइनस के हैं, A3 B1 A3 C1 और लास्ट में आ गया बेटा के वाला। तो प्लस वाले कौन कौन है? ये दोनों प्लस के, A1 B2 A1 C2 माइनस A2 B1 और A2 C1। ठीक है बेटा, तो ये आपका RHS आ गया। अब एक बार चेक करते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या। लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आया था, ठीक है, 1 by 1 चेक करते हैं। पहला ब्रैकेट A2 B3, ये तो बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए बेटा, A2 C3 माइनस, और यहां भी माइनस, A3 B2 और A3 C2, A3 B2 A3 C2, पहला बिल्कुल सही है, पहला इक्वल है, पहले में कोई परेशानी नहीं है। आई वाला मैच कर गया, जे वाला मैच करते हैं। चलिए जे वाला मैच करो बेटा, A1 C3
A1 B3 A1 C3 बिल्कुल मैच कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। A3 B1 A3 C1 A3 B1 A3 C1 बिल्कुल मैच कर गया। लो जी J वाला भी मैच कर गया। अब K वाला मैच कर लेते हैं बेटा। K वाला आपके सामने ये है, ये K वाला है बच्चों। A1 B2 A1 C2 A1 B2 A1 C2 A1 B2 A1 C2 बिल्कुल ठीक है। A2 B1 A2 C1 A2 B1 A2 C1 क्या हुआ? जी हाँ, खुश हुए? द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, घबराने वाली बात नहीं है, ये खुद भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जल्दी से करिए, मैं जब तक पानी पी लेता हूं बेटा। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आपने नोट कर लिया बेटा? चलिए, अगर आप इजाजत दो ना तो मैं इसी क्वेश्चन का ना बेटा एक शॉर्टकट तरीका भी बता सकता हूं, थोड़ा आसान है। बस कंडीशन ये है कि आपको थोड़ा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का ज्ञान है ना, तो इसका हमारे पास एक शॉर्ट तरीका भी है, मैं आपको वो भी सिखा देता हूं, है ना। दोनों तरीके सीख लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। वो थोड़ा शॉर्ट तरीका है, इससे आसान है। देखिए दूसरा मेथड इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर आपके पास A1 A2 A3 वगैरह था ही, आपके पास है A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर, और ये चीज आपको प्रूफ करना है। ये चीज आपको प्रूफ करना है A क्रॉस B प्लस C इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है जो थोड़ा सा आसान पड़ेगा उस मेथड के मुकाबले जो अभी आपने सीखा था। कौन सा मेथड है? सीखिए बेटा। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, ये बेटा दूसरा मेथड है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने का सेकंड मेथड बेटा, मेथड 2 है बेटा, अल्टरनेट मेथड हम बोल सकते हैं। इसमें आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको क्या गिवन था बेटा? लेफ्ट हैंड साइड आपका गिवन था A क्रॉस B प्लस C, A क्रॉस B प्लस C, A वेक्टर क्रॉस B प्लस C, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है। कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। A वेक्टर आपके पास क्या था? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, ये आपका A वेक्टर था। और आपने B प्लस C फाइंड किया था, याद कीजिए B प्लस C जब आपने फाइंड किया था, B और C को ऐड किया था, तो ये आपका आया था B1 प्लस C1, B1 प्लस C1, B1 प्लस C1 I कैप, ऐसे आया था ना बेटा, B1 प्लस C1 I कैप करके आया था। उसके बाद सेकंड आपका आया था B2 प्लस C2 J कैप, और थर्ड आपका आया था बेटा B3 प्लस C3 K कैप। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? समझ में आ गया बेटा? A वेक्टर आपके सामने है, ये A वेक्टर है, ये A वेक्टर की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू फॉर A वेक्टर, एंड B वेक्टर प्लस C वेक्टर ये आपके पास आया था। और आपको इन दोनों का क्रॉस निकालना है, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस निकालना है। तो क्रॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे I कैप J कैप K कैप। आप कहोगे सर सेम ही तो कर रहे हो आप, थोड़ा सा वेट करो, आपको दिख जाएगा फर्क क्या है। A1 A2 A3, ये आपका आ गया B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। अब जो मैं आपको सेकंड अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं ना बेटा, इसमें हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। अभी हमने पिछला मेथड किया उसमें एक्सपेंड किया था, मैंने याद होगा आपको, एक्सपेंड कर दिया था, इस पूरे डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया था। बट जो अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूं थोड़ा शॉर्ट है, इसमें हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे डिटरमिनेंट का। आपको याद होगा डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडेड प्रॉपर्टीज, कि अगर कोई चीज प्लस में है ना ऐसे, तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो ऐसा ही करने वाले हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक डाउन कर लेंगे। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? तरीका देखो, I J K आपका सेम रहेगा, A1 A2 A3 ये भी आपका सेम रहेगा, B1 B2 B3 ये आ जाएगा एक में, और प्लस सेकंड I J K ये आ जाएगा आपका A1 A2 A3, ये बन जाएगा आपका C1 C2 C3। बच्चों हमने क्या करा, इसमें जो डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टीज होता है एक्सपेंडेड प्रॉपर्टी। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है एक्सरसाइज 4.2 का, तो आप जाकर देख लेना, वहां मैंने एक्सपेंडेड प्रॉपर्टी समझाई है कि किस प्रकार हम प्लस वाले को एक्सपेंड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो ये जो आपको प्लस 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 साइन दिख रहा है, इसको दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, B1 B2 B3 एक में आएगा, C1 C2 C3 एक में आएगा। और अगर हम ध्यान से देखें ना इसको, ये ध्यान से देखो, ये क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये A वेक्टर है, ये पूरा A वेक्टर है, और ये B वेक्टर है। तो ये क्रॉस है, क्योंकि क्रॉस में ही तो हम डिटरमिनेंट यूज करते हैं। तो ये क्रॉस है, ये किसका क्रॉस है? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का क्रॉस है बेटा। ये जो आपके सामने डिटरमिनेंट है ये A क्रॉस B है,
और प्लस ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ए और सी का इस्तेमाल किया है, यानी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। तो ये जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है ये ए क्रॉस बी वेक्टर है, और जो सेकंड डिटर्मिनेंट है ये ए क्रॉस सी वेक्टर है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपके दिमाग में कई सारी शंकाएं होंगी कि सर कौन से मेथड से करें, है ना, ताकि नंबर ना कटे। तो भाई मैं आपको बता दूं, नंबर किसी भी मेथड से नहीं कटेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ये मेथड आपको पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप में से हर किसी बच्चे को जरूर नहीं है कि आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आती हो, इसलिए मैंने वो मेथड बताया ताकि आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी नहीं भी आती तो एक्सपेंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज आती है तो पर्सनली अगर मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी सीख रखी है तो अब ये वाला मेथड करो, आसान है ना, इजी है, 2-3 स्टेप में आंसर आ गए। और ये वाला मेथड आपका टाइम भी बचाएगा और नंबर भी नहीं कटेंगे, नंबर कटने के चांस ही नहीं है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस सी होता है, तो आपका आंसर सही भी है। तो जो आपको अच्छा लगे बेफिलहाल, जो आपको अच्छा मेथड लगे वो बताना। मैंने दोनों मेथड बता दिए क्वेश्चन 7 के लिए, ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत बढ़िया, क्या बेहतरीन क्वेश्चन बनाया है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। इफ ए वेक्टर 0, अगर ए वेक्टर 0 है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है और बी वेक्टर भी 0 वेक्टर है, ए वेक्टर भी 0 वेक्टर है, बी वेक्टर भी 0 वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी भी 0 वेक्टर होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। अगर ए वेक्टर 0 वेक्टर है, बी वेक्टर 0 वेक्टर है, इनमें से कोई एक भी 0 वेक्टर है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे वो 0 वेक्टर ही आएगा। बिल्कुल ये ठीक है। तो कह रहा है इज द कन्वर्स ट्रू, क्या अगर हम इसका उल्टा करते तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों का क्रॉस 0 आ जाए ना तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी 0 होंगे। और ऐसे मिलियन एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, ऐसे मिलियन एग्जांपल मैं भी दे सकता हूं, कुछ देर बाद आप भी दे सकते हो। ये कह रहा है कि ए वेक्टर 0 होगा, बी वेक्टर 0 होगा तो क्रॉस भी 0 होगा। हाँ ये तो ट्रू है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कन्वर्स पॉसिबल नहीं है बेटा कि अगर क्रॉस 0 होगा तो ए वेक्टर बी वेक्टर भी 0 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्रॉस जो है, जो कन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है। तो यही आपसे पूछ रहा है इज द कन्वर्स ट्रू, कि इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है। तो पहले तो है ये भी ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। अभी क्यों ट्रू नहीं है इसका आंसर आपको एग्जाम्पल पूछेगा, जो जस्टिफाई योर आंसर, आपको आंसर जस्टिफाई करना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको जस्टिफाई करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात हो रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए क्रॉस बी अगर 0 वेक्टर है तो हमें प्रूफ करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर नहीं होगा, ये प्रूफ करना अल्टीमेटली। तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो जिनका क्रॉस 0 हो। अब दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा हल्का सा क्लिक करो दिमाग पे, कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था कि 2 वेक्टर क्रॉस कब होते हैं, जब वो पैरेलल होता है। याद कीजिए पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट का कमाल है। दुनिया कॉन्सेप्ट से चलिए भाई, दुनिया कॉन्सेप्ट से चलिए। तुम भी तो कॉन्सेप्ट से ही चल रहे हो ना कि पेपर होंगे, पेपर के लिए तो पढ़ रहे हो, पेपर नहीं होते पढ़ते भी नहीं आते। कॉन्सेप्ट से चलना है सबको, रूल रेगुलेशन से चलना है। तो ए क्रॉस बी 0 वेक्टर कब होता है, जब 2 वेक्टर पैरेलल होता है, कोलिनियर होता है। याद कीजिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 बताया था मैंने, कॉन्सेप्ट में बताया था कि 2 वेक्टर का क्रॉस 0 तब होगा जब 2 वेक्टर पैरेलल होगा। और पैरेलल की डेफिनेशन याद कीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाइए। पैरेलल कौन होता है कि दोनों वेक्टर सेम होगा, बस किसी एक नंबर फालतू होंगे जिसकी मल्टीप्लाई सब में होगी। एक एग्जांपल लेके आपको याद दिला देता हूं। लेट हमने ए वेक्टर ले लिया बेटा, मान लो ले लिया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये मैंने ए वेक्टर ले लिया। तो आप बी वेक्टर ले लो बेटा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। याद करो मैंने आपको बताया था कोलिनियर वो होता है जिसमें ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होता है, यानी बी वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों कोलिनियर हो जाते हैं। ये दोनों कोलिनियर है। अब मैंने ये एग्जांपल लिया, जरूरी आप थोड़ी ये एग्जांपल आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, इसलिए मैंने कहा था मिलियन एग्जांपल हो सकते हैं। आप 2 3 4 ले लो और फिर 4 6 8 ऐसा कुछ ले लेना, ताकि इनका मल्टीप्लाई कॉमन लेने के बाद दोनों सेम बन जाए। तो ऐसे मिलियन एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। भाई आई जे के ले लिया, 3i 3j 3k ले लिया, 4i 4j 4k भी ले लिया, तो सब वैलिड है क्योंकि सारे कोलिनियर होंगे। कोलिनियर की पहचान क्या होती है कि कोई एक नंबर की मल्टीप्लाई इन सब में होगी तो कोलिनियर हो जाएगा, पैरेलल जिसे हम बोलते हैं। अब ये दोनों पैरेलल है, ये कोलिनियर है। ऐसे एग्जांपल लेना जो पैरेलल हो, क्योंकि क्रॉस 0 लाना है ना। क्रॉस 0 कब आएगा, दिमाग लगाओ ना, क्रॉस 0 कब आएगा, जब पैरेलल होगा। तो एग्जांपल भी तो पैरेलल वाले लोग हैं ना, तो ऐसे एग्जांपल जो पैरेलल हो। अब इनका क्रॉस करूंगा ना, अब मैं इनका क्रॉस करूंगा तो 0 ही आएगा। आप चाहो तो ट्राई कर लो, देखिए दिखाता हूं मैं आपको। अब मैंने ए वेक्टर 0 ले लिया, बी वेक्टर भी 0 ले लिया। अब ये 0 वेक्टर नहीं है, 0 वेक्टर नहीं है, लेकिन इनका क्रॉस करूंगा तो 0 वेक्टर आएगा। देखिए ए क्रॉस बी, तो चलिए दोनों का क्रॉस करके चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपका आ गया आई कैप, ये आ गया जे कैप, ये आ गया के कैप, ये आ जाएगा 1 1 1 और ये आ जाएगा 2 2 2। कोई परेशानी नहीं। वैसे मेरे पे इसका शॉर्टकट तरीका भी है, 2 कॉमन ले लूंगा ना। प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बहुत काम आती है। 2 कॉमन ले लोगे ना, जिनको प्रॉपर्टीज आती है मैं उनको सिखा रहा हूं।
अगर 2 कॉमन ले लोगे यहां से, अगर 2 कॉमन ले लोगे तो 1 1 1 बन जाएगा, और 2 रॉ अगर सेम होते हैं तो पूरे की वैल्यू 0 होती है। या चाहो तो इसे एक्सपेंड कर दो तब भी 0 आएगा, एक्सपेंड करोगे तो भी 0 आएगा। मैं एक्सपेंड करना अगर आता हो तो एक्सपेंड कर दो, अगर एक्सपेंड करना तो एक्सपेंड कर लो। दो तरीके हैं, अगर 2 कॉमन ले लो, 2 2 2 2 आपने कॉमन ले लिया तो I J K ये आ गया 1 1 1, 2 आपने कॉमन ले लिया तो 1 1 1। और प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ये कहती है अगर 2 रॉ या 2 कॉलम सेम होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो ये आ गया 0, तो इसे बोलेंगे 0 वेक्टर। अच्छा वेक्टर क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्रॉस निकाल लो, तो क्रॉस हमेशा 0 वेक्टर ही होता है। तो देखो प्रूफ हो गया ना, प्रूफ हो गया ना, कन्वर्स प्रूफ करना था ना कि क्रॉस 0 है, क्रॉस इनका देखो, क्रॉस इनका 0 है। इसका ये मतलब नहीं कि दोनों वेक्टर 0 होंगे, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों वेक्टर 0 होंगे। क्रॉस तो 0 आ रहा है, क्रॉस तो 0 वेक्टर आ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर भी 0 होंगे। क्लियर हो गया? तो एग्जांपल नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों आपको ये करना था, जिसमें आपको ए वेक्टर बी वेक्टर को लेट करना है जिसका क्रॉस 0 हो। तो ऐसे 2 वेक्टर लेट करना जिनका जो कोलिनियर हो, क्योंकि कोलिनियर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये आपने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ हो गया। और अच्छे से लिखना चाहो तो और अच्छे से लिख सकते हो। हेयर ए वेक्टर is not equal to 0 vector, b vector is not equal to 0 vector, but a क्रॉस b जो है वो 0 वेक्टर है। क्लियर हो गया? यही आपसे पूछा था कि a वेक्टर 0 वेक्टर ना हो, b वेक्टर 0 वेक्टर ना हो, लेकिन उनका क्रॉस जो हो वो 0 वेक्टर हो। ये आपने प्रूफ कर दिया, तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा लिख लेना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपको एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं? 2 साइड के वेक्टर का क्रॉस कर देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। कॉन्सेप्ट याद कीजिए, मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताया था। आपको 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, ए बी सी, आपको 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। तो इन 3 वर्टिसेस हम क्या करेंगे? 2 वेक्टर तैयार कर लेंगे। 3 वर्टिसेस से हम 2 वेक्टर तैयार कर लेंगे। ए बी सी 3 पॉइंट है ना मेरे पास, तो 3 पॉइंट से मैं 2 वेक्टर तैयार कर लूंगा, उन दोनों का क्रॉस करके डिटरमिनेंट निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आपको एक ट्रायंगल गिवन है बेटा, जिसमें आपको 3 पॉइंट है ए बी सी। फर्स्ट पॉइंट बात करें तो 1 1 2, पहला पॉइंट आपके पास है बेटा 1 1 2। बी पॉइंट आपके पास है बेटा 2 3 5 2 3 5, और सी पॉइंट आपके पास है 1 5 5 1 5 5। अब कोई भी 2 वेक्टर निकालो, कोई भी 2 वेक्टर निकालो। चलिए ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ये ए वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर को हमने ए वेक्टर मान लिया, ए बी वेक्टर को हमने ए बी वेक्टर मान लिया बेटा। तो हम सबसे पहले लेट जो ए वेक्टर होगा, यानी इन दोनों के बीच का वेक्टर, 2 पॉइंट के बीच का वेक्टर जो ए बी वेक्टर होगा, और 2 पॉइंट के बीच वेक्टर आपको निकालना आता है x2 माइनस x1। याद कीजिए, बी बाद में है ना, x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1 जे कैप, और प्लस 5 माइनस 2 5 माइनस 2 के कैप। ये आपका ए वेक्टर आ जाएगा, ये आपका पहला वेक्टर आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1, तो ये आई कैप हो गया। 3 में से 1 गया तो 2 जे कैप हो गया, और ये हो गया 3 के कैप। तो ये क्या आ गया? ये ए वेक्टर आ गया, ये आपका ए वेक्टर आ गया, पहले साइड का आ गया। अब आपकी मर्जी, आप ये निकाल लो या ये निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो। मैं ए सी निकाल लेता हूं। अब मैं ए सी निकाल लेता हूं बेटा, ए सी को मैं बी वेक्टर मान लेता हूं। ये बी वेक्टर है जो कि है ए सी। क्लियर हो गया बेटा? कोई परेशानी नहीं किसी बच्चे को? समझ में आ रहा है बेटा? कोई भी 2 वेक्टर निकाल ले, कोई भी 2 साइड का वेक्टर निकालना है, कोई भी 2 ले लो। तो एक हमने ले लिया ए बी, और एक हम ले रहे हैं ए सी। ए बी वेक्टर निकाल चुका हूं, अब ए सी वेक्टर निकाल लो। ए सी वेक्टर को मैंने बी वेक्टर मान रखा है, क्यों? मेरा बी वेक्टर है। तो लेट बी वेक्टर, जो बी वेक्टर है मेरा, वो मेरा ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर है। तो पॉइंट को माइनस करो, 1 में से माइनस होगा 1, 1 में से 1, 5 में से 1, और 5 में से 2। तो एक तो 1 में से 1 आई कैप, 5 में से माइनस 1 जे कैप, 5 में से 1 माइनस होगा, और लास्ट 5 में से 2 माइनस होगा, 5 माइनस 2 के कैप। तो एक वेक्टर तैयार हो गया बेटा, 0 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो हियर इज द बी वेक्टर। आपके पास 2 वेक्टर आ चुका है, एक आपके पास ए वेक्टर आ गया, दिस इज द ए वेक्टर, एंड दिस इज द बी वेक्टर। आपके पास 2 वेक्टर आ चुका है, 2 साइड का वेक्टर आ चुका है। 2 वेक्टर की बजाय आप ये बोलो कि मेरे पास 2 साइड का वेक्टर है, 2 साइड का वेक्टर आ चुका है, और 2 साइड का वेक्टर आ चुका है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला याद है आपको? दोनों के क्रॉस का मैग्नीट्यूड। तो पहले क्रॉस करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इसे 2 से डिवाइड करना पड़ता था, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था। तो पहले इन दोनों का क्रॉस निकालता हूं। नाउ
अब मैं क्या फाइंड करूंगा बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आपको लिखना पड़ेगा आई जे के 1 2 3 1 2 3 और सेकंड क्या है 0 4 3 0 4 3। चलिए इसको एक्सपेंड कर देते हैं बेटा, एक्सपेंड करना सबको आता है। आई कैप रॉ एंड कॉलम चला जाएगा 6 -12 6 -12 बीच वाले के साइन बदल जाएंगे आपके, ये कॉलम चला गया ये रॉ चला गया, कॉलम एंड रॉ चला गया, कॉलम एंड रॉ चला जाएगा तो 3 -0 जे कैप और प्लस के ये भी चला जाएगा तो 4 -0 के कैप। तो आपके पास एक वेक्टर आ गया -6 आई कैप माइनस जे 2 बार लिख दिया, जे बेटा 2 बार लिख दिया है ना, गलती से 2 बार लिख दिया, तो -6 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप। ये आपके पास आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आ चुका है। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। प्लस करो बेटा, तीनों को प्लस कर लो, तो ये कितना आएगा बेटा 6 और 9 15 और 15 और 6 21, 2 आ गया है ना, 2 और 1 3, 3 और 5 3 और 3 6 61, √61 आएगा बेटा। ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो √61 आ गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हमें एबीसी का एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता था 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो 1/2 √61 स्क्वायर यूनिट। अच्छा स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना, स्क्वायर यूनिट क्यों, क्योंकि आप एरिया फाइंड कर रहे हो और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में ही आता है, तो स्क्वायर यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो मैं यही समझाना चाहता हूं बच्चे, मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, मेरे राज कचौड़ी, बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ध्यान दो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, और ट्रायंगल को एरिया फाइंड कर लेंगे ना, केवल 2 वेक्टर चाहिए मुझे, 2 साइड का वेक्टर, सॉरी 2 वेक्टर नहीं 2 साइड का वेक्टर। तो हमने करा क्या, हमारे पास ट्रायंगल है ना, हमारे पास ये ट्रायंगल था, तो मैंने ए बी वेक्टर से एक वेक्टर तैयार कर लिया, ए सी वेक्टर से बी वेक्टर तैयार कर लिया, यही करा मैंने सबसे पहले, दोनों का क्रॉस कर लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड तैयार कर लिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, दोनों के मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। याद है आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको समझाया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने आपको यह समझाया था कि आपके पास 2 वेक्टर चाहिए, एक ए वेक्टर चाहिए, मान लिया ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर का आप क्रॉस कर दो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था। तो वो एडजेसेंट साइड मतलब बगल वाला साइड, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, एडजेसेंट साइड आर डिटरमाइंड बाय द, आपको ऑलरेडी ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दिया हुआ, तो वेक्टर फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वेक्टर है, हमारे पास ऑलरेडी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऑलरेडी है हमारे पास। तो करें क्या, सिंपल सा रूल लगाएंगे, दोनों का क्रॉस और दोनों का मैग्नीट्यूड, हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, ठीक है, एग्जांपल की पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी और डी, और आपको ए वेक्टर यानी एक साइड का वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पढ़िए, ए वेक्टर बेटा i माइनस जे प्लस 3k, i माइनस जे प्लस 3k, ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, और दूसरा 2i माइनस 7j प्लस k, 2i ये बी वेक्टर समझ लिए, 2i माइनस जे प्लस 7k, ठीक है बेटा, ये बी वेक्टर है। अच्छा, और यहां पे एक फायदा ये है, एक मिनट चेक कर लो, 2i माइनस 7j प्लस k, 2i माइनस 7j प्लस k -7j प्लस k। अच्छा, आपको एक फायदा यहां पर है कि आपको ऑलरेडी वेक्टर दिया हुआ है। टेक एग्जांपल, मैं आपको चैलेंज देता हूं, अपने दिमाग को थोड़ा जोर डालो कि यहां पे तो चलो बहुत अच्छी बात है, हमें वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, एक साइड का वेक्टर, इस साइड का वेक्टर हमें दिया हुआ है। बाई चांस अगर ये पोजीशन वेक्टर होता, यानी ए बी सी डी, अगर 4 पॉइंट दिया होता तो क्या करते, दिमाग लगाइए, अगर यहां पे वेक्टर न देके पोजीशन वेक्टर दिया होता ए बी सी डी, तो हम क्या करते, उस केस में हम कैसे निकालते हैं,
सोच लिया आपने? अब मैच कीजिए जो मैं बोलने वाला हूं, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, सर हम ए बी से ए वेक्टर तैयार कर लेते हैं, ए बी से 2 पॉइंट से ए वेक्टर आ जाता और बी सी से बी वेक्टर आ जाता, बाकी की हमें जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया बेटा? बाकी की हमें नीड ही नहीं है, हमें 2 ही वेक्टर चाहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर। इसमें तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें तो भाई बिल्कुल खीर जो है बनी हुई है, चम्मच है, कटोरी में डला हुआ, खाना है आपको, सब कुछ इसमें ऑलरेडी है। इन केस मैं कह रहा हूं अगर ए बी सी डी पोजीशन वेक्टर होता, 3 पॉइंट दिए होते, तो हम क्या करते हैं, ए बी से ए वेक्टर तैयार करते हैं, बी सी से दूसरा वेक्टर तैयार करते हैं, फिर फर्दर ऐसे ही करते हैं। तो चलिए यहां तो 2 वेक्टर आपको गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ए क्रॉस बी, दोनों के बीच क्रॉस निकालेंगे। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, ए वेक्टर क्या है 1, -1 और 3, और ये है 2, -7 और 1। एक्सपेंड कर देते हैं बेटा इसको, आई कैप एक्सपेंड करो, कॉलम एंड रो हटा दो, -1 में से माइनस करेंगे -21 को, तो +21 हो जाएगा, -j बीच वाला साइन चेंज होगा, -j बीच वाले का साइन क्योंकि ऑड प्लेस पे होती है, कई बार आपको बताया है। ये कॉलम एंड रो कैंसिल, कॉलम एंड रो कैंसिल, 1 की 1 से करूंगा बेटा तो 1 आएगा, -2 की 3 से करूंगा तो 6 आ जाएगा, और प्लस के कैप लास्ट है आपके पास, कॉलम एंड रो हटा दो, -7 में से माइनस करना है किसको, -2 को, तो बेटा ये +2 हो जाएगा। इन दैट केस हमारे पास क्या है बेटा, 20 में से 1 माइनस करोगे तो 20 आई कैप, -5 बचेगा, -5 की -j से करोगे तो +5 जे कैप, और -5 के कैप। ये आ जाएगा ओवरऑल आपके पास वेक्टर आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी जो आया है उसका मैग्नीट्यूड तैयार कीजिए, इसका मैग्नीट्यूड तैयार कीजिए बेटा। तो मैग्नीट्यूड क्या बेटा, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा √450, 450, ठीक है बेटा। 450 के फैक्टर करिए, देखिए कोई पेयर बन रहा है नहीं बन रहा, तो 2 से कर सकते हैं, 2 2 जा 4, वैसे मैं डायरेक्ट आपको करके बता सकता हूं, बट अगर फैक्टर कर लो ज्यादा अच्छा है, डैक करना चाहो तो डैक कर लो, डैक भी कर सकते हो आप, बाकी आप फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर कर लो बेटा। 2 से करोगे 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा, फिर 3 से भी हो जाएगा, वैसे तो 5 से कर लो डायरेक्ट, है ना, 5 से कैंसिल कर लो, 2 5 4 जा एंड 5 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे तो 9, तो इनके फैक्टर बन गए बेटा, 9 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3 का यहां से 3 बन गया और यहां से 5 बन गया, तो 15√2 बचेगा बेटा, 15√2 ये आ जाएगा ओवरऑल सॉल्व होने के बाद। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया 15√2 स्क्वायर यूनिट, ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ में आ गया बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखिए आपको ए वेक्टर गिवन है, आपको बी वेक्टर गिवन है, आपने दोनों का क्या करा, क्रॉस कर लिया, दोनों का क्रॉस करने के बाद आपके पास एक वेक्टर तैयार हो गया, वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकाला, तो मैग्नीट्यूड ये आ गया आपके पास 15√2 के फॉर्म में आया। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, क्रॉस का मैग्नीट्यूड, और क्रॉस का मैग्नीट्यूड यही तो आया था, तो ये आपका स्क्वायर यूनिट में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो, आपके सामने 3-4 लाइन में आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन 11 पे आते हैं, पढ़िए। ओहो एमसीक्यू आ गया, अच्छा 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं बेटा, दोनों एमसीक्यू हैं, पढ़िए। लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, बी का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, तो पहले जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं, बाद में सोचेंगे हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 है, 11 जी, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। ए मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है, बी मैग्नीट्यूड √2/3 है। ए मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 3 है, और बी मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है बेटा √2/3, √2/3 बी मैग्नीट्यूड गिवन है, और ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया, ओ हो कमाल हो गया, ध्यान से पढ़िए बेटा। ए क्रॉस बी जो है ना, ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। अल्टीमेटली आपसे ये कहना चाह रहे हैं वो कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। यूनिट वेक्टर पता ना आपको, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो 3 चीज तो हमें मिल गई। अब फाइंड क्या करना है सर, आपको फाइंड करना है इफ द एंगल बिटवीन ए, अच्छा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो क्रॉस में आपको याद है साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाइए,
साइन थीटा का फॉर्मूला था a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल कॉन्सेप्ट भाई, चलिए कभी दिक्कत नहीं होगी। साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, ये कितना आया था तो इसकी वैल्यू 1 आई थी अपॉन में a मैग्नीट्यूड कितना था, a मैग्नीट्यूड 3 है, b मैग्नीट्यूड क्या है, b मैग्नीट्यूड √2 अपॉन में 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन √2 बचा, 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, ये 45 की वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है, साइन और साइन कैंसिल, थीटा की वैल्यू π/4 आ गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे चांद सितारे, ये रहा बोर्ड पे आपका रिक्वायर्ड आंसर। आपको a मैग्नीट्यूड गिवन है, b मैग्नीट्यूड गिवन है और आपसे ये कहा जा रहा है कि a क्रॉस b एक यूनिट वेक्टर है। एक यूनिट वेक्टर है तो a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा और एंगल पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि क्रॉस में हम लोग साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं, डॉट में कॉस थीटा का और क्रॉस में साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला लगा दिया बेटा, ये साइन थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, देख लेना कॉन्सेप्ट में। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2/√3 है, 3 से 3 कैंसिल, 1/√2 बचा और 1/√2 45 की वैल्यू होती है, साइन π/4, साइन से साइन कैंसिल, थीटा π/4, तो π/4 वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो π/4 देखो है कहीं, बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए, देख लेना भाई कोई गलती ना हुई तो यही होगा। चलिए आगे बढ़ जाता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पढ़िए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी होता है बेस इनटू हाइट, और पैरेललोग्राम की फॉर्मूला भी यही होता है बेस इनटू हाइट। समझ पा रहे हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला भी यही होता है बेस इनटू हाइट। समझ पा रहे हो कि दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, होना मत, बिल्कुल मत होना, कॉन्सेप्ट वाइज चलना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे। हैविंग द वर्टिसेस, लो जी, जो मुंह से निकला था अभी बात वो आ गया कि अगर वर्टिसेस दिया हो तो हम क्या करेंगे। तो यहां वर्टिसेस दिया हुआ है, पॉइंट आपको दिया हुआ है ABCD, अभी वेक्टर नहीं है, पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर आपको दिया जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये A पॉइंट की वैल्यू है, ये B पॉइंट की वैल्यू है, ये C पॉइंट की वैल्यू है और ये D पॉइंट की वैल्यू है। ठीक है बेटा, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, एक रेक्टेंगल की बात हो रही है। इस क्वेश्चन के बाद बच्चों एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि आपने देखा मैं हर क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल कराया, तो इसमें भी मैं आपको एग्जाम्पल कराने वाला हूं। ABCD एक रेक्टेंगल है, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें आपको A कितना है, -i कैप 1/2 j कैप -i कैप प्लस 1/2 j कैप और 4k कैप, 4k कैप, ये हो गया A। B क्या है बेटा, I 1/2 और 4, I 1/2 और 4, I 1/2 और 4। C क्या है बेटा, I -1/2 j और 4, सेम ही है लगभग, I -1/2 j एंड 4। अच्छा, D की जरूरत है नहीं, वैसे D लिखूं या नहीं लिखूं, आप चाहो लिख लेना, आप लिख लेना, वैसे जरूरत है नहीं। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि इन दोनों से मुझे A वेक्टर मिल जाएगा और इन दोनों से मुझे B वेक्टर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको आप इतने क्वेश्चन समझाने के बाद आपको नीड है कि दोबारा बताई जाए बात। इन दोनों से A वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों का B वेक्टर आ जाएगा, दोनों का क्रॉस करिए, दोनों का मैग्नीट्यूड करिए, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं A वेक्टर फाइंड कर लेता हूं। A वेक्टर कब आएगा, A वेक्टर आएगा AB वेक्टर से। तो चलिए B में से A को माइनस करना है, माइनस करो बेटा, 1 में से माइनस करना है -1 को, तो +1 i कैप, प्लस 1/2 में से माइनस करना है बेटा 1/2 को, 1/2 j कैप, और 4 में से माइनस करना है 4 को, 4 में से 4 को माइनस करना है k कैप। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा 2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ये आपका A वेक्टर आ गया। नाउ B वेक्टर किससे बनेगा, B वेक्टर बनेगा BC से, BC वेक्टर से बनेगा B वेक्टर। तो C में से B को माइनस करना है, 1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 i कैप प्लस 1/2 में से माइनस करेंगे 1/2, तो प्लस 1/2 j कैप, और 4 में से 4 को माइनस करेंगे k कैप। तो B वेक्टर आपके पास आ जाएगा 0 i कैप प्लस हाफ और हाफ 1 बन जाएगा,
तो जे कैप और प्लस 0 के कैप। आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, अब दोनों का क्रॉस करिए, दोनों का क्रॉस कर दीजिए, तो आई जे के, आई क्या है 2 0 0 0 1 0, ठीक है बेटा। एक्सपेंड कर लो, चलो एक्सपेंड करते हैं, आई को एक्सपेंड करो, आई को एक्सपेंड करो बेटा, कॉलम एंड रो चला गया, 0 माइनस 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस जे, जे को एक्सपेंड करो, ये भी चला गया, ये भी चला गया, 2 की 0 से 0, इसकी 0 से 0 तो ये भी 0, और लास्ट का ऑप्शन बचा के कैप, के कैप करिए, ये चला गया, ये चला गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस 0 तो 2, तो वेक्टर आपका तैयार हो गया 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, ये आपका वेक्टर आ गया। और हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैसे निकलेगा जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलता है, यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। चेक कर लीजिए ऑप्शन बेटा, समझ में आ गया बच्चों, 2 स्क्वायर यूनिट है ऑप्शन, जी हाँ, सी वाला ऑप्शन जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 2 आपको दिया ना, तो ये आपका एरिया हो गया। तो ये थे आपके पूरे एक्सरसाइज, बट अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी हम एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल भी लेके चलूंगा, तो आपने 10.1 में भी देखा, 10.2 में भी, 10.3 में भी और 10.4 में भी सारे एग्जाम्पल बिल्कुल लाइन से चलते आ रहे। तो इस एक्सरसाइज के जो जो एग्जाम्पल हैं, चलिए मैं आपको वो भी करा देता हूं। देखते हैं एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 24, 23 आ गया, 22 यहीं से स्टार्ट है, शायद 22 से स्टार्ट है, क्योंकि लास्ट हमने 21 पढ़ा था। देख लो और कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, डेफिनेशन 3 नहीं है बेटा, राइट हैंड थंब रूल आ गया, ठीक है, यहीं से स्टार्ट है बेटा, आपका एग्जाम्पल 23 से स्टार्ट होगा। चलिए 22 से स्टार्ट होगा, सॉरी 22 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या करना पड़िए बेटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं यही सॉल्व कर सकता हूं, आपको पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, क्रॉस आपको निकालना आता है 2 आई कैप जे कैप के कैप, 2 1 3 2 1 3 और 3 5 माइनस 2, एक्सपेंड कर दोगे, आई कैप एक्सपेंड करो, ये चला गया, ये चला गया, -2 और -15, -2 और -15 -17 हो जाएगा, माइनस जे कैप, ये चला गया, ये चला गया, कॉलम एंड रो हट गया, -4 और -9, -4 और -9, -13, माइनस का 13 जे कैप और लास्ट का आपका के कैप एक्सपेंड करते हैं बेटा, के कैप एक्सपेंड करते हैं बच्चों। तो कॉलम एंड रो हटा दो, 10 में से 3 माइनस करो तो 7 के कैप, तो ओवरऑल आपके पास आया -17 आई कैप प्लस 13 जे कैप और प्लस 7 के कैप। ये तो क्रॉस आ गया, ये तो क्रॉस आ गया। और देखिए यही आपके नीचे आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो यही इसके नीचे भी यही लिखा हुआ है ना, इन्होंने क्रॉस निकाला तो भी तो यह है -17 13 और 7, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और अभी हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, इसका क्रॉस कर लिया आपने, ये तो क्रॉस हो गया, ए क्रॉस बी आपके सामने है, ए क्रॉस बी आपके सामने है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यहाँ जगह बना देता हूँ, यहाँ जगह है काफी, तो चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड अंडर रूट -17 का स्क्वायर 289 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होगा और 7 का स्क्वायर 49 होगा, तीनों को ऐड कर लीजिए, ये अंडर रूट 507, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो एग्जाम्पल 22 कवर हो गया, एग्जाम्पल 23 पे आते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल 23 क्या है आपके पास। फाइंड अ यूनिट वेक्टर, आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी पर। याद कीजिए ये वाला कौन सा बताया था, ये वाला कौन सा बताया था, कुछ याद आया कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और ये ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इन दोनों का क्रॉस कर लोगे तो सी वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों का क्रॉस कर लोगे तो सी वेक्टर आ जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा शायद देखते बच्चों को। तो ए प्लस बी निकाल लो, ए माइनस बी निकाल लो, दोनों का क्रॉस कर लोगे तो सी वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि सी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था।
ए प्लस बी पे भी परपेंडिकुलर है, ए माइनस बी पे भी परपेंडिकुलर है, ए आपको गिवन है और बी भी आपको गिवन है। तो चलिए मैं यहां पे कर लेता हूं एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल 23, ए वेक्टर है आई जे के और बी वेक्टर क्या है बेटा, बी वेक्टर आपके पास है आई 2j और 3k, आई 2j और 3k। तो पहले हमें a प्लस बी निकालना पड़ेगा, तो पहले हम निकालेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर। चलिए दोनों को प्लस कर लेते हैं, i और i ये आपका 2i बन गया, i और 2j और 2j ये आपका 3j बन गया और k और 3k आपका 4k बन गया। एक आपको निकालना है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, माइनस करो, i में से i गया 0 i कैप, 1 में से 2 माइनस करोगे माइनस j कैप, 1 में से 3 माइनस करोगे माइनस 2k कैप। ठीक है बेटा, अब आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो a प्लस बी पे भी परपेंडिकुलर और a प्लस a माइनस बी पे भी परपेंडिकुलर है। तो लेट c वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इस पे परपेंडिकुलर है, एंड a वेक्टर माइनस c वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है। लेट c वेक्टर विच इज हमें c वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है a प्लस बी और a माइनस बी पे। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आप c वेक्टर फाइंड कर सकते हो, जो a वेक्टर प्लस b वेक्टर आपका आया है उसका क्रॉस कर दो a वेक्टर माइनस c वेक्टर, a माइनस b वेक्टर के साथ, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और ये मैंने आपको कई बार बता चुका हूं। तो क्रॉस के लिए हमें लिखना पड़ेगा i j k, a प्लस बी कितना आया था बेटा 2 3 4, तो यहां लिखेंगे 2 3 4 और a माइनस बी आया था 0 माइनस 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, आई कैप कॉलम एंड रो हटा दो, माइनस 6 में से माइनस करेंगे माइनस 4 तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस जे कैप कॉलम एंड रो हटा दो तो माइनस का 4 और माइनस का 0, प्लस का के कैप कॉलम एंड रो हटा दो माइनस 2 माइनस 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा माइनस का 2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप और माइनस 2 के कैप, ये आ गया बेटा रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है, जी हाँ। और बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो अगर जिनको रूल समझ रखा है उनको तो परेशानी नहीं होगी कि एक वेक्टर जब दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का अगर क्रॉस कर देंगे तो आपका वेक्टर आ जाएगा। तो आपने पहले a प्लस बी निकालना है, पहले a प्लस बी निकालिए, a माइनस बी निकालिए। अब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों c पे परपेंडिकुलर है तो दोनों का क्रॉस कर लोगे तो आपका c वेक्टर आ जाएगा। तो ये जो होगा वो c वेक्टर होगा, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k। चेक कर लो एक बार आंसर, इनका आंसर क्या है ये भी देख लो। इनका आंसर यह है बेटा माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k, माइनस 2i प्लस 4j माइनस 2k, ये आपका वेक्टर आ गया। अब आपसे क्या था फाइंड द यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर निकालो। इसका वेक्टर तो आ गया, सी वेक्टर आ चुका है, और वो तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि अब यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। वेक्टर तो हम निकाल चुके हैं, अगर सिर्फ वेक्टर पूछता ना तो वेक्टर आ चुका है, बट आप अब आपसे कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करो। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, वेक्टर तो हमारे पास है ही, मैग्नीट्यूड निकाल लो, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर तो आपके पास आ चुका है, अब सी का मैग्नीट्यूड निकालो, सी का मैग्नीट्यूड निकालो। तो अंडर रूट 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, ये आ जाएगा 24, ये आएगा ना बेटा 24 आ गया, और 4 6 जा तो 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा बेटा, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। और हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर देखो, वेक्टर क्या था, वेक्टर ये लिखा हुआ माइनस 2 आई कैप अपॉन में 2 अंडर रूट 6 माइनस प्लस 4 जे कैप अपॉन में 2 अंडर रूट 6 माइनस 2 के कैप अपॉन में 2 अंडर रूट 6, ये आ गया बेटा। तो कैंसिल कर लो बच्चों, कैंसिल करो, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस आई कैप अपॉन में अंडर रूट 6 प्लस 2 2 जा 4, तो 2 जे कैप अपॉन में अंडर रूट 6 माइनस 2 से 2 कैंसिल, तो के कैप अपॉन में अंडर रूट 6। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया, ये आपका यूनिट वेक्टर। देखो वेक्टर तो यही था, वेक्टर तो ये आ चुका है, बट इसका क्या है यूनिट वेक्टर फाइंड करो। देखो क्वेश्चन में बोला भी जा रहा था, आपको मैं दिखाता हूं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो पहले वेक्टर तो आपको निकालना आना चाहिए ना। ये वेक्टर आ गया तो फिर यूनिट वेक्टर में तो टेंशन ही नहीं है।
यूनिट वेक्टर तो आप 10.2 से ही सीखते आ रहे हो कि वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड अपॉन लिख देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है बेटा, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट, फिर वही 3 पॉइंट आपको, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट आपको गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर भी चुके हो, फिर भी मैं बताता हूं। एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल 24, आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी जिसके वर्टिसेस है, ए आपका 1 1 1 है, बी आपका 1 2 3 है। देख लो कभी ज्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए इंसान को कि मैंने लिख दिया और कोई वैल्यू कुछ अलग हो, यही वैल्यू है। सी का है 2 3 1 2 3 1 2 3 1। अब बुक ने क्या करा, बुक क्या करना चाहता है तो वो मत देखो, वो देखोगे तो फिर आप क्रिएटिव दिमाग के नहीं हो, फिर आप रट्टू तोता हो, आप सिर्फ रटते हो चीजों को। दिमाग को क्रिएटिव बनाइए, मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए क्रिएटिव दिमाग चाहिए। आप उसको आंसर को छोड़ो, आपको जो तरीका सिखाया पहले उसको फॉलो करो। क्या कि इन दोनों से ए वेक्टर, इन दोनों से मिल जाएगा मुझे ए वेक्टर, इन दोनों से मिल जाएगा मुझे बी वेक्टर। उसके बाद आपको कहानी पता ही है, क्रॉस मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड। तो पहले ए वेक्टर, लेट ए वेक्टर तैयार करता हूं। ए वेक्टर मतलब ए बी वेक्टर, तो इन दोनों से वेक्टर तैयार करो। तो तैयार करें बेटा, डेक माइनस कर दूं। 1 में से 1 माइनस गया 0 आई कैप, 2 में से 1 गया जे कैप और 3 में से 1 गया 2 के कैप। लो जी ए वेक्टर आ गया। लेट बी वेक्टर, बी वेक्टर तैयार करो बेटा। बी वेक्टर का मतलब क्या है, ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। तो 2 में से 1 गया आई कैप, 3 में से 1 गया 2 जे कैप और 1 में से 1 गया 0 के कैप। दो वेक्टर आ गया। ए क्रॉस बी, दोनों का क्रॉस निकालते हैं। चलिए क्रॉस के लिए हमें क्या चाहिए, आई चाहिए, जे चाहिए, के चाहिए। वेक्टर क्या क्या है लिखो जल्दी से, 0 1 2 0 1 2 और 1 2 0। सॉल्व करना बेटा। आई कैप कॉलम रो हटा दोगे 1 की 0 से, तो 0 -4, 0 -4 तो -4 आएगा बेटा। माइनस जे कैप, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, कॉलम हटा दो, रो हटा दो। 0 की 0 से 0, 0 की 0 से 0 और 1 की 2 से, तो -2 बचेगा। -2 और प्लस के कैप, कॉलम एंड रो हटा दोगे, कॉलम एंड रो हटाओ। 0 -1, 0 -1 तो -1 आ गया। सॉल्व करेंगे, -4 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। ये आपका बेटा क्रॉस आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अब हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अंडर रूट 21 आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। निकालना क्या है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का एरिया निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आया, अंडर रूट 21 और अपॉन में 2 स्क्वायर यूनिट। तो दिस विल द रिक्वायर्ड आंसर फॉर योर एग्जाम्पल 24। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ए बी से ए वेक्टर, ए सी से बी वेक्टर, दो वेक्टर तैयार हो गए, दोनों का क्रॉस निकाल लिया, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ये रिक्वायर्ड आंसर। तो देख लेते हैं कोई क्वेश्चन और एग्जांपल बचा गया। एग्जांपल 24 भी हो गया। एग्जांपल 25 देखिए, पढ़िए बेटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, वो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब पड़ोसी साइड, बगल वाली साइड है ना, बगल वाली साइड। ओहो बहुत बढ़िया। आर गिवन, आपको दो एडजेसेंट साइड दिया हुआ बेटा, ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, सब कुछ तो दे ही दिया, बचा ही क्या। दो वेक्टर दिया हुआ है, क्रॉस कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी था अभी एक्सरसाइज में आपने करा भी था। तो ए वेक्टर क्या है, 3 1 4। एग्जाम्पल 25, ए वेक्टर आपके पास है 3 1 4। बी वेक्टर क्या है, 1 -1 और 1। बी वेक्टर 1 -1 और 1। तो पहले निकालेंगे बेटा ए क्रॉस बी, दोनों का क्रॉस निकालेंगे। तो आई कैप जे कैप के कैप, यह आ जाएगा 3 1 4, 3 1 4 और 1 -1 1, 1 -1 1, ये आ गया। एक्सपेंड कर देते हैं, आई कैप कॉलम एंड रो हटा दोगे, 1 में से माइनस करोगे, -4 को +4 हो जाएगा, माइनस जे कॉलम एंड रो हटा दोगे, 3 में से हम माइनस करेंगे बेटा 4 को, प्लस के कैप
कॉलम एंड रो हटा दो, ये कॉलम और ये रो हटाएंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। 3 की -1 से करोगे, -3 में से माइनस करोगे 1 को तो 1। 5 i कैप -1 प्लस j कैप -4 k कैप। लो जी, आपके पास क्रॉस आ गया। अब इसका आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड तो आपको निकालना आता ही है। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और -4 का स्क्वायर 16। प्लस कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा बेटा, अंडर रूट 6 और 1 7 और 5 12, 1 बचा तो 1 2 और 4 42, अंडर रूट 42 के फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर करके देख लो। वैसे किसी का पेयर तो बनेगा नहीं, तो यही आपका स्क्वायर यूनिट जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। एक बार चेक कर लो कि अंडर रूट 42 आ रहा है। जी हाँ, अंडर रूट 42 ही आ रहा है, अंडर रूट 42 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो खत्म हो गया बेटा, ये था आपका पूरा एक्सरसाइज 10.4 विद ऑल एग्जाम्पल भी। अब तक आपने देखा कि 25 के 25 एग्जाम्पल, 25 एग्जाम्पल मैं नहीं कराए, A to Z सारे एग्जाम्पल लेके भी चल रहा हूँ। मैंने बताया आपको एग्जाम्पल कराने का मेन मकसद ये है कि हमारे साथ कॉमर्स के स्टूडेंट है, वेक्टर उनके लिए नया टॉपिक था, तो मैं चाहता था कि वो बच्चे किसी क्वेश्चन को देख कर परेशान ना हो, तो मैं एग्जाम्पल को भी लेके भी चल रहा हूँ ताकि वो वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। हालांकि साइंस वाले बच्चों के लिए चैप्टर थोड़ा आसान होता है क्योंकि वेक्टर बहुत कुछ पढ़ चुके हैं फिजिक्स के अंदर, फिर भी आपने काफ़ी कुछ नया सीखा ही होगा, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं, मैथ से फिजिक्स से थोड़ा डिफरेंट है मैथ। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अब तक के चारों एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इन्हीं चारों एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट है इसके बेस पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा मिसलिनियस, जिसमें आपको और मजा आएगा क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मिसलिनियस स्टार्ट करने से पहले एक बार यही एडवाइस दूंगा कि चारों एक्सरसाइज के जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज करके आना। ठीक है बच्चों, तो चलता हूँ, अब अच्छे से पढ़ाई करना, बढ़िया से पढ़ाई करना क्योंकि मार्क्स अच्छे लाने हैं। ठीक है बेटा, तो कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, बाय बाय।